नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है टीएमए पर। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे रीट मेंस के अंदर जो भी टीचिंग मेथड्स दे रखे हैं इंग्लिश में आपके। क्योंकि इस सिलेबस के अंदर अगर हम देखें आपके, तो लेवल 1 के अंदर भी आपको टीचिंग मेथड्स दे रखे हैं और लेवल 2 के अंदर भी टीचिंग मेथड्स दे रखे हैं। ठीक है, दोनों ही लेवल के एग्जामिनेशन के अंदर आपके यहाँ टीचिंग मेथड्स दे रखे हैं, चाहे वो लेवल 1 की बात हो या फिर चाहे लेवल 2 की बात हो। ठीक है, अब रही बात ये कि सर लेवल 1 वालों को कितना पढ़ना है और लेवल 2 को कितना पढ़ना है। देखिए, लेवल 1 के बारे में आप लोग याद रखें, यहाँ पर मैं जो भी चीजें आपको बताने वाला हूँ इस पूरे लेक्चर के दौरान, हो सकता है 1 से 2 घंटे का लेक्चर ये हमारा हो जाए। उसका रीजन ये है कि सारे के सारे टीचिंग मेथड्स को एक साथ कंपाइल किया है हमने। और जैसे कल मैं वीडियो नहीं दे पाया आपको, तो उसका रीजन ये था कि मुझे 102 दिन जो है वो इस स्लाइड को बनाने में लगे हैं, क्योंकि इसके अंदर एक एक बारीकी का ध्यान रखा गया है। पिछले एग्जाम्स के अंदर आपके किस तरीके के प्रश्न बने हैं, किन किन पॉइंट्स के ऊपर एग्जामिनर का ध्यान जा रहा है, उन सारी चीजों को हमने बहुत सोच समझ कर ये जो कॉम्पैक्ट स्लाइड आपके लिए बनाई है, ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, चाहे लेवल 1 का हो या फिर चाहे लेवल 2 का हो। ठीक है, हाँ, थोड़ा सा टॉपिक जो है वो डेप्थ में लेवल 1 वालों को कम जाना है, क्योंकि रीजन है आपके लिए सारे सब्जेक्ट के टीचिंग मेथड्स दे रखे हैं, तो इतना ज्यादा आपको वहाँ हर सब्जेक्ट की डिटेल्स में अगर आपके जाएंगे तो फिर वो संभव नहीं हो पाएगा। और लेवल 2 वाले जो सब्जेक्टिव तौर पे इसको तैयार कर रहे हैं, उनके लिए एक एक माइनर डिटेल्स जो है वो मैं आपके यहाँ पर लेकर आया हूँ आज इस क्लास के अंदर, और सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। उससे पहले एक बात मैं बता देता हूँ, अगर आप टीएमए पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही में वीडियो को लाइक भी कीजिए, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है ये बिल्कुल नया नया प्लेटफॉर्म है और इसके अंदर अभी तक हमने जो भी कंटेंट दिया है, सेकंड ग्रेड की बात हो, चाहे अभी रीट मेंस का भी कंटेंट अब दे रहे हैं, जो सीईटी है आपका, उसकी भी ग्रामर की क्लासेस जो हैं वो डेली आपको मिल रही है और साथ ही में बच्चों ने अभी तक काफ़ी सराहा है। लेकिन अगर आप लोग इसको शेयर करेंगे तो निश्चित तौर पर ये हमारे लिए जो है वो एक अच्छे मोटिवेशन का काम करेगा और काम करने का थोड़ा और दिल से हमारा मन करेगा। ठीक है, तो ये आपसे निवेदन है कि इसको अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिए। इसके बाद एक और चीज़ बता देता हूँ, जैसे कल परसों ही मैंने एक विद्यार्थी का कमेंट देखा था कि सर जब मैं इस चैनल के ऊपर आता हूँ और जब इस चैनल के ऊपर मैं कम व्यूज़ पाता हूँ तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, जब कंटेंट हमको इतना सिस्टमेटिक तरीके से दिया जा रहा है इसके बाद भी व्यूज़ जो है वो कम आ रहे हैं। उसका रीज़न है कि हम लोग कोई मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, हमारा काम सिर्फ ऐसा है कि, और कंटेंट सारा आपको फ्री में दे रहे हैं। अभी यही कंटेंट जो है अगर इससे कुछ पैसा अगर आपसे ले लिया जाए तो निश्चित तौर पर फिर उसकी वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स की नज़र में बढ़ जाती है। पर फिर भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो चीज़ों को समझते हैं, अगर कहीं पर हमको फ्री में भी अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो उससे भी लेने में कोई हर्ज नहीं है। और आप देखिए, एक बार पूरी क्लास को देखिए, इसके बाद देखिए आपके कॉन्सेप्ट एक से एक कैसे क्लियर होते जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश के बारे में। सबसे पहला ये परिभाषा हमको थोड़ी सी देखनी पड़ेगी कि मेथड्स जो है वो क्या होते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम समझने का हमारी ओर से ट्राई करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखें, इंग्लिश के अंदर पूरी स्लाइड है, मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से आपके सामने एक एक शब्द को क्लियर करते हुए चलूंगा और कोई भी डाउट जो है वो इसके अंदर आपका रहने नहीं दूंगा। ठीक है, दो शब्द हैं, पहले अगर हम थोड़ा सा उनको समझने का प्रयास करें। एक शब्द होता है अप्रोच और एक शब्द होता है मेथड। ये आपको अप्रोच जो है वो तो आपको देता है व्हाट का आंसर, और साथ ही में ये जो है वो आपका आंसर देता है हाउ का। इट मींस मेथड आपको बताएगा किस तरीके से पढ़ाया जाता है। ठीक है, और अप्रोच आपको बताता है क्या पढ़ाना है आपको। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको याद में रखनी है, इन दोनों को बहुत इजी तरीके से बताया मैंने। अब एक बात याद रखें, अप्रोच एक बहुत वाइड टर्म है, एक अप्रोच के अंदर मल्टीपल मेथड्स का इस्तेमाल टीचर द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, अब इसमें अगर आपकी बात करें सिलेबस की तो इसके अंदर कुछ चीजें आप देख लें, जैसे आपको दे रखा है मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। इसके बाद आपको एक और टर्म दे रखा है जिसको हम कहते हैं कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। आज की इस क्लास के अंदर ये दो चीजें हम कवर करेंगे, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। ये दो कंटेंट जो है वो आपके आज कवर हो जाएंगे, तकरीबन 4 से 5 तो मेथड पढ़ेंगे और साथ में जो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग जो है उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। मेथड्स के बारे में ये चीज आपको जान लेनी है इस पूरे कंटेंट के अंदर, ये पूरा कंटेंट आप पढ़ के चले जाते हैं। ठीक है, फिर कहीं और से भी अगर आपने इसको पढ़ा है, एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है
ये टॉपिक ऐसा है जिसकी समझ आपकी होनी चाहिए। मतलब अगर मैं आपको बता रहा हूँ बायलिंगुअल मेथड में आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, या फिर डायरेक्ट मेथड पढ़ा रहा हूँ, जीटी मेथड, कोई भी एक मेथड में आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको ये देखना है जैसे ही मैं ये पढ़ा रहा हूं तो एक इमेजिनेशन आपके माइंड में फ्रेम होनी चाहिए कि सर अगर कोई टीचर डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल क्लासरूम के अंदर कर रहा है तो उसकी स्ट्रैटेजीज क्या क्या हो सकती हैं। अगर ये फंडामेंटल आपको समझ में आ गया तो किसी भी मेथड के अंदर आपको कोई भी डाउट होने वाला नहीं है। और अगर प्रश्न पूछ लिया एग्जामिनर ने और नॉर्मल अगर थ्योरी का प्रश्न बनाया तो वो इसके अंदर से आपका कवर हो जाएगा। फिर अगर उसने कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर बना लिया, भैया आपने एक विद्यार्थी के साथ अगर जैसे एक टीचर जो है वो किस तरीके से उसको कोई टास्क दे रहा है तो वहां पर वो कौन से मेथड का इस्तेमाल कर रहा है, तो फिर वो आपकी समझ के ऊपर डिपेंड करेगा और वो समझ आपकी बनेगी जब वो इन सारे मेथड्स को एक बार अच्छे तरीके से उनकी थ्योरीज को आप समझ लेते हैं, तब जाके चीजें आपके लिए क्लियर जो है वो हो जाने वाली है। ठीक है, ये दोनों ही लेवल 1 और लेवल 2 यहाँ पर दोनों में ही एक ही चीज बता रखी है, एक तो मेथड्स ऑफ टीचिंग और दूसरा CLT, आपको ये दो चीजें बता रखी है। अब इसमें कितना पढ़ना है वो चीजें आपके लिए यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सबसे पहला मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश को अपन देखते हैं। अ टीचिंग मेथड कंप्राइजेस, कंप्राइजेस का अर्थ होता है इसके अंदर सम्मिलित होता है क्या क्या, द प्रिंसिपल्स, कुछ सिद्धांत होते हैं, एंड मेथड्स, और कुछ विधियां होती हैं, यूज्ड बाय टीचर्स टू इनेबल स्टूडेंट लर्निंग, ताकि एक टीचर जो है वो उन प्रिंसिपल्स को और उन मेथड्स को अप्लाई करे जिससे वो विद्यार्थी की जो समझ है उसका विकास कर सके, जो लर्निंग है उसका विकास वो कर सके। These strategies are determined partly on the subject matter, कुछ हद तक ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट मैटर के ऊपर कि अगर सब्जेक्ट मैटर जैसा है उसके अकॉर्डिंग टीचर जो है वो अपना मेथड अप्लाई कर सकता है। किस सब्जेक्ट मैटर को, कौन से टॉपिक को किस तरीके से पढ़ाना है, उसके ऊपर क्या मेथड अप्लाई करना ज्यादा सूटेबल रहेगा, वो टीचर का काम है। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर टू बी टॉट एंड पार्टली बाय द नेचर ऑफ द लर्नर, और कुछ हद तक हमको ये भी देखना है कि जो लर्नर है उसका नेचर किस तरीके का है लर्निंग के मामले में। मतलब आप एक जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमने बात करी है लास्ट क्लास के अंदर प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश में, वहां पर हमने देखा था कि हर बच्चा अपने आप में अलग होता है। आपको बच्चे को ध्यान में भी रखना है कि कौन सा मेथड जो है वो कौन से स्टूडेंट के लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट हो सकता है। ऐसा नहीं है आप हर स्टूडेंट को अलग अलग मेथड से पढ़ाएं, लेकिन आपको एक सूटेबल जो सबके लिए थोड़ा ठीक ठाक हो सके वो मेथड आपको चूज करना होता है। और ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब यहां क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है, व्हाट आर द थिंग्स दैट नीड टू बी माइंड बाय द टीचर व्हेन ही इज टीचिंग हिज स्टूडेंट्स। तो उसमें पहला आपके सामने ऑप्शन हो सकता है द नेचर ऑफ द लर्नर, इसके बाद साथ में हो सकता है द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट, और फिर बोथ और नन ऑफ द अबव। अगर इस तरीके से ऑप्शन बन जाता है तो फिर आपका ये दोनों जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, for a particular teaching method to be appropriate and efficient, it has take into account the learner, the nature of the subject matter and the type of learning it is supposed to bring about। ये वही बातें हैं जो मैंने अभी आपको बताई, इन सारी चीजों का ध्यान में रखना होता है। सब्जेक्ट मैटर को ध्यान में रखा जाना चाहिए, इसके बाद जो लर्नर है, जो सीखने वाला है, उसका नेचर जो है वो भी ध्यान में रखे, और लर्निंग किस तरीके की होनी है हमारी, इन तीनों चीजों का ध्यान में रख के फिर आप क्या कर सकते हो, अपनी लर्निंग को करवा सकते हैं। ये तो एक थ्योरी है, यहाँ से प्रश्न अगर बन जाता है तो इन दो बातों से बन जाएगा, बाकी इसके अलावा प्रश्न नहीं बनेगा। अब यहाँ से हमारा मेन कंटेंट जो है वो शुरू होता है। ठीक है, ये आपके सामने है मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। इसके अंदर हम इसको मोटे तौर पे दो तरीके से डिवाइड करेंगे। पहला आपके सामने है ओल्ड मेथड्स जो ट्रेडिशनली परंपरागत तौर पे इस्तेमाल होते हुए आ रहे हैं, और दूसरा मेथड है अपना न्यू मेथड्स के अंदर कौन कौन से मेथड्स आने वाले। सबसे अच्छी बात यह है अगर आप इंग्लिश के मेथड्स को देखें, इसका कंपैरिजन कोई और सब्जेक्ट के मेथड से करें तो यहां पर आपको कंपैरेटिवली नंबर ऑफ मेथड्स आर अ बिट लेस, थोड़ा सा कम है यहाँ पे, है ना। इतने ज्यादा मेथड्स नहीं पढ़ने हमको, यहाँ पे कुल मिला के 2 4 6 मेथड जो है वो पढ़ने हैं, और कोई ऐसी बहुत ज्यादा इसमें डिटेल्स है भी नहीं। अगर आप थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करेंगे तो इजीली समझ में आ जाएंगे। ठीक है, आपको ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और डायरेक्ट मेथड, इनको हम ओल्ड मेथड्स कहते हैं। साथ ही में ऑडियो लिंग्वल मेथड आ जाएगा, फिर आपका बायलिंगुअल मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, और डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। ये सारे मेथड्स हम इसके अंदर देखेंगे। ठीक है, ऑडियो लिंग्वल मेथड भी है, साथ ही में ये एक अप्रोच भी है, दोनों चीजें हैं इसके बारे में। ठीक है, ये क्लियर होता जाएगा हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद बात करते हैं हम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। सबसे पहला ओल्ड मेथड, सबसे पुराना मेथड अगर इंग्लिश में कोई है तो वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। और ये जो मेथड है ये स्टार्टिंग में यूज होता था जो हमारी आज की घड़ी में जो लैटिन लैंग्वेजेस हैं, लैटिन है, इसके बाद ग्रीक है,
अब पुराने तौर पे भी अगर आप देखें तो संस्कृत जो है उसको पढ़ाने के लिए भी इसी का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है, इस मेथड का इस्तेमाल, जीटी मेथड, ग्रामर प्लस ट्रांसलेशन, ग्रामर पढ़ाए और साथ ही में आप उसको अनुवाद दे, है ना, हर बात का वर्ड टू वर्ड अनुवाद जो है वो दिया जाता है। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं, अगर ये पर्टिकुलर आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, अगर इसको ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से अगर मुझे पढ़ाना है तो फिर मुझे यहाँ पर इसमें इट का भी हिंदी अनुवाद करना पड़ेगा, इट इज का भी करना पड़ेगा, ऑल्सो का भी करना पड़ेगा, नोन का भी करना पड़ेगा, एस का भी करना पड़ेगा, क्लासिकल का भी करना पड़ेगा। मतलब हर शब्द को मैं आपको हिंदी ट्रांसलेट करके बताऊंगा और साथ ही में इस पर्टिकुलर सेंटेंस के बनने के अंदर कौन कौन से ग्रामेटिकल रूल्स अप्लाइड हुए हैं उन सारी चीजों की भी बात हम करेंगे। तो ये बहुत ज्यादा टफ होता है कि आप अगर हर वर्ड का हिंदी अनुवाद अगर देते हैं एक बच्चे को, तो फिर वो बच्चा उस पर्टिकुलर वर्ड के ऊपर अपनी सोच जो है अपने अकॉर्डिंग उसके मीनिंग निकालने के, कंटेक्स्ट के अंदर जो मीनिंग निकालना होता है, संदर्भ में जो अर्थ निकलता है, वो बच्चा नहीं करेगा अगर आपको हर चीजों का ट्रांसलेशन उसको प्रोवाइड करवाते हैं। और बहुत अच्छा मेथड भी नहीं होता है ये अगर आप कोई फॉरेन लैंग्वेज उसको पढ़ा रहे हैं तो, ठीक है। अब इसमें यहां पे कुछ चीजें देख लेते हैं। इट वॉज फाउंडेड इन जर्मनी, ये सबसे पहला जर्मन स्कॉलर्स थे कुछ, उन्होंने जर्मनी के अंदर इस मेथड का विकास किया था। कब की बात है ये? तकरीबन 18th सेंचुरी की, मतलब 1700 टू 1800, अराउंड दिस टाइम दिस मेथड वॉज डेवलप्ड। एग्जैक्ट ईयर हमको नहीं पता है इसका, लेकिन तकरीबन 18वीं सेंचुरी जो है अपनी, उसके अंदर इसका डेवलपमेंट हुआ था। चीफ एडवोकेट्स ऑफ दिस मेथड, मतलब ऐसे कौन लोग हैं जो इस मेथड का मोस्टली सपोर्ट करते हैं, तो उसमें ध्यान रखें सबसे पहला नाम आपके सामने है जोहान सिडिनस्ट्रकर, इसके बाद है प्लॉड्स ऑलेंडॉफ, और उसके बाद आपके पास थर्ड नाम है जोहान मिडिंगर। और अगर आपसे ये पूछा जाता है कि हु इज नोन एज द ओरिजिनेटर ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, उसका फाउंडर कौन है, और अगर एक नाम अगर आपके सामने दिया जाता है तो आपका आंसर होगा जोहान मिडिंगर, ये आंसर आपका ठीक होगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इन द यूएसए दिस वाज नोन एज प्रशियन मेथड। कौन सा मेथड कहा जाता था इसको? यूएसए के अंदर प्रशियन मेथड के नाम से जाना जाता था। इट इज ऑल्सो नोन एज क्लासिकल मेथड, इसको और कौन कौन से नाम से जाना जाता है? तो क्लासिकल मेथड कहा जाता है इसको, ट्रेडिशनल मेथड कहा जाता है, साथ ही में इसको ओल्ड मेथड भी कहा जाता है, और इसको ट्रांसलेशन मेथड भी कहा जाता है ऑफ टीचिंग इंग्लिश। तो ये इसके सारे नाम हो गए। देखो यूएसए के अंदर इसको हम क्या बोलेंगे? प्रशियन मेथड बोलेंगे। इसके बाद इसको क्लासिकल मेथड भी कहा जाता है, ट्रेडिशनल मेथड भी कहा जाता है, ओल्ड मेथड भी कहा जाता है। तो जीटी मेथड के बारे में आपको ये सारी चीजें याद में रखनी है। सबसे पहला तो ये तकरीबन कब ओरिजिनेट हुआ था? तो 18th सेंचुरी के अंदर। आप ये बात ऑब्जर्व करना, हम जैसे जैसे लेक्चर्स के अंदर आगे बढ़े रहेंगे तो फिर ये मेरा वादा है आपसे, एक स्लाइड के ऊपर जितनी भी डिटेल्स होंगी अनडाउटेडली थोड़ा सा मोनोटोनस लगेगा आपको, ऐसा लगेगा सर हम बोर हो रहे हैं, लेकिन मेरा प्रयास ये है कि अगर मैं स्लाइड के ऊपर हूं तो इस स्लाइड की सारी जानकारियां जो है वो आपके दिमाग के अंदर एक बार के लिए फिट हो जाए, ठीक है। इट वॉज फाउंडेड इन जर्मनी, जर्मनी के अंदर ये फाउंड हुआ था 18th सेंचुरी के आसपास। इसके बाद अगर इसके एडवोकेट्स कौन कौन इस मेथड का समर्थन करते हैं, तो उसमें आपके पास नाम है जोहान सिडेनस्ट्रेकर, ये हमारे पास पहला नाम हो जाता है। इसके बाद प्लॉड्स ऑलेंडॉफ, और उसके बाद जोहान मिडिंगर, ये नाम हो जाते हैं। यूएसए के अंदर इस मेथड को किस नाम से जाना जाता? तो फिर प्रशियन मेथड जो है वो इसको कहा जाता था। इसके बाद इसी को हम क्लासिकल मेथड कहते हैं, इसी को हम ट्रेडिशनल मेथड कहते हैं, इसी को हम ओल्ड मेथड कहते हैं, और इसी को हम ट्रांसलेशन मेथड कहते हैं ऑफ टीचिंग इंग्लिश। तो ये सारी जानकारियां जो है वो आपको इसके बारे में देखनी है। इसके बाद है इस मेथड के अंदर टेक्स्ट बुक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, टेक्स्ट बुक के आधार पर ही टीचिंग होती है। ऐसा नहीं है कि रैंडमली कोई भी चीज ले ले हम उसको पढ़ाने लग जाए। ग्रामर की भी एक स्पेशल बुक होती है इसके अंदर, ये बात भी याद रखें, ठीक है, क्योंकि ग्रामर बहुत बड़ा आधार होता है। तो टेक्स्ट बुक प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन दिस मेथड। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन विच मेथड द टेक्स्ट बुक प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, फिर जीटी मेथड दे दिया ऑप्शन में, डायरेक्ट मेथड दे दिया, सीएलटी दे दिया, तो फिर उसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? जीटी मेथड जो है उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हॉर्स एंड बग्गी मेथड, ये एक और नाम है इसका। हॉर्स एंड बग्गी मेथड क्यों कहा जाता है? जैसे आजकल हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए बस ट्रक्स का इस्तेमाल करते हैं,
मतलब अब हॉर्स एंड बग्गी वाली बात खत्म हो गई है। तो उसी तरीके से ये जो मेथड है इसका प्रेजेंटली इस्तेमाल होना कम हो गया है, ठीक है, इन कंपेयर टू द अदर मेथड्स। तो ये बात आपको याद में रखनी है, इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, हॉर्स एंड बग्गी मेथड। ये पूछा गया एग्जाम के अंदर प्रश्न, तो फिर ये याद रखें हॉर्स एंड बग्गी मेथड किसको कहा जाता है, तो फिर ये आपको कहा जाता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के बारे में, ठीक है। इट इज आउटडेटेड एट प्रेजेंट, क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये आज वर्तमान में आउटडेटेड हो चुका है, ऑब्सोलीट हो चुका है, मतलब अब इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जैसे कि यहां पर मैं भी आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको सारे वर्ड के वर्ड ट्रांसलेशन आपको नहीं दे रहा हूं, ये बात ठीक है, सेंटेंस के तौर पे ट्रांसलेशन हम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं कि हम हर वर्ड का आपको हिंदी का मीनिंग बता रहे हैं, और ये सही भी नहीं होता है। तो वर्तमान में इस मेथड को अप्रासंगिक मान लिया गया है कि अब ये आउटडेटेड हो चुका है, अब इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है। इसके बाद इसके फिलोसॉफिकल बेसिस, मतलब ऐसे क्या बेस थे, ऐसी क्या एक आधारशिला थी जिनके ऊपर इस मेथड का डेवलपमेंट हुआ। तो ये लोग क्या मानते थे, ये मानते थे कि ग्रामर इज द सोल ऑफ लैंग्वेज, ग्रामर जो है वो किसी भाषा की क्या होती है, आत्मा होती है। तो ये इनका मानना है। दूसरा मानना है इनका, अ फॉरेन लैंग्वेज, कोई भी विदेशी भाषा, कैन बी लर्नड, उसको सीखा जा सकता है इजीली विद ट्रांसलेशन, तो उसको ट्रांसलेशन से हम इजीली सीख सकते हैं। देखना इस यहां पर मैंने जो 3 लाइंस लिखी हैं, आपको अगर ऐसा लगे कि सर ये जो पढ़ा रहे हैं ये हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है या नहीं, तो मैं आपको कह रहा हूं आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर निकाल के देखें और उसके अंदर आप पाएंगे इन तीनों की तीनों लाइन से प्रश्न बने हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला टेक्स्ट बुक प्लीज एन इंपॉर्टेंट रोल इन दिस मेथड। इसके बाद हॉर्स एंड बग्गी मेथड भी इसको कहा जाता है। आज की घड़ी में ये आउटडेटेड हो चुका है, और उसके फिलोसॉफिकल बेसिस में क्या किया है कि ग्रामर जो है वो सोल होती है लैंग्वेज की, और साथ ही में अ फॉरेन लैंग्वेज कैन बी लर्नड इजीली विद ट्रांसलेशन, ठीक है। ये 2 चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। इसके बाद हम बात करते हैं इस मेथड को यूज करके हमारा प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। यहां पर इसका जो चीफ एम है वो क्या है, टू रीड लिटरेचर ऑफ द टारगेट लैंग्वेज। टारगेट लैंग्वेज के अंदर जो भी साहित्य लिखा गया है, जो भी लिटरेचर एक लैंग्वेज के अंदर लिखा गया है, आप उसको पढ़ पाए। जैसे अगर हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो इंग्लिश हमारी टारगेट लैंग्वेज हो गई, तो हमको बच्चे को उस लायक बनाना है कि उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर, इंग्लिश के अंदर, अगर हमारी टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश है तो फिर उस लैंग्वेज के अंदर लिखा गया जो लिटरेचर है, जो टेक्स्ट उस लैंग्वेज के अंदर लिखा गया है, बच्चा उस टेक्स्ट को पढ़ पाए, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा टारगेट लैंग्वेज का लिटरेचर जो है वो पढ़ पाए बच्चा, ये इसका एम हो जाता है। इसके बाद ग्रामर इज टॉट डिडक्टिवली। डिडक्टिवली का अर्थ क्या होता है इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। डिडक्टिवली जो है इसका अर्थ होता है कि भाई जो बच्चा है वो रूल टू एग्जाम्पल चलेगा। कैसे चलेगा, रूल टू एग्जाम्पल, अर्थात नियम से उदाहरण की तरफ, जिसको हम हिंदी में कहते हैं निगमनात्मक, है ना, यही है शायद नाम, है ना, निगमनात्मक विधि जो है वो इसको कहा जाता है, ये याद रखें, डिडक्टिव। और साथ ही में जो आगमन कौन सी होती है, इंडक्टिव होती है। तो यहां पर डिडक्टिव तौर पे मतलब पहले रूल बताएंगे, इसके बाद उसके एग्जाम्पल्स बताएंगे, तो इसका उसको फॉलो किया जाता है इस पर्टिकुलर मेथड के अंदर। एक्यूरेसी इज एम्फेसाइज्ड, ये बात याद रखें। एक्यूरेसी का अर्थ है कि बच्चा जितना भी सीखे वो एक्यूरेट हो, बच्चा गलतियां न करे, क्योंकि अगर ग्रामर पढ़ाई जा रही है ज्यादातर तो फिर इसका मतलब यही हो जाता है कि एक्सपेक्ट कर रहा है एक टीचर अपने स्टूडेंट से वो किसी भी तरीके की मिस्टेक्स ना बनाए, ठीक है। एक्यूरेसी इज एम्फेसाइज्ड। इसके बाद इट इज अ टीचर ओरिएंटेड मेथड। ये जो मेथड है वो कैसा मेथड है, टीचर ओरिएंटेड मेथड है, अर्थात इसमें स्टूडेंट का रोल उतना ज्यादा नहीं होता। स्टूडेंट्स आर जनरली पैसिव, बच्चे क्या रहते हैं इसके अंदर, पैसिव रहते हैं, निष्क्रिय रहते हैं। उनका काम है जो भी टीचर के द्वारा इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उनको फॉलो करेगा वो बच्चा, ठीक है। वोकेबलरी एंड ग्रामर आर एम्फेसाइज्ड। इसके अंदर क्या क्या चीजें एम्फेसाइज होती है, मतलब किन चीजों के ऊपर जोर दिया जाता है जब इस मेथड का इस्तेमाल करते हुए पढ़ाया जाता है तब। तो वोकेबलरी जो आपकी शब्दावली है उसके ऊपर, और साथ ही में जो ग्रामर है, इन 2 चीजों के ऊपर फोकस होता है जिस समय हम इस मेथड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब इसमें जो मेजर फोकस होता है वो होता है एक तो रीडिंग पे, किस पे फोकस होता है, रीडिंग पे, और राइटिंग पे फोकस ज्यादा होता है, ठीक है। इसमें क्या चीजें नेग्लेक्ट होती है,
तो लिसनिंग एंड स्पीकिंग रिसीव लिटिल अटेंशन, बिल्कुल न के बराबर अटेंशन क्या रिसीव करते हैं, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। जो आपका प्रॉपर सीक्वेंस होता है LSRW, उसमें रीडिंग राइटिंग, पहली बात तो सीक्वेंस ही उल्टा हो गया, इन्होंने RW को पहले ले लिया, और वो भी इसके ऊपर फोकस जो है वो न के ऊपर है, क्योंकि टारगेट लैंग्वेज के अंदर स्पीकिंग नहीं हो पाती, टारगेट लैंग्वेज के अंदर इंटरेक्शन नहीं होता है, तो वहां पर दिक्कतें बन जाती हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं, इसके बारे में आप लोग याद रखें। हम एक बार फिर से इसका रीडिंग कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या है। इसका चीफ एम है कि बच्चा जो है वो टारगेट लैंग्वेज का लिटरेचर पढ़ पाए, ग्रामर जो है उसको डिडक्टिवली पढ़ाया जाता है, एक्यूरेसी को एम्फेसाइज किया जाता है, टीचर ओरिएंटेड मेथड है, और टीचर जो है वो सुप्रीम अथॉरिटी होता है क्लासरूम के अंदर, इंस्ट्रक्टर के तौर पे काम करता है, और वोकेबलरी एंड ग्रामर आर एम्फेसाइज्ड, और साथ में लिसनिंग एंड स्पीकिंग जो है वो लिटिल अटेंशन रिसीव करती है। ठीक है, अब इसमें यूनिट ऑफ टीचिंग क्या है, मतलब जब पढ़ाया जाता है, एक सेंटेंस जब बच्चे के सामने रखा जाता है, तो क्या वो पूरा सेंटेंस आपका यूनिट ऑफ टीचिंग है? जी नहीं, इसमें क्या है, द यूनिट ऑफ टीचिंग इज वर्ड। इसमें जो यूनिट ऑफ टीचिंग है वो किसको माना जाता है? वर्ड को। कई एग्जाम्स के अंदर पूछा जा चुका है कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के अंदर टीचिंग का यूनिट क्या है, तो फिर वो होता है वर्ड, नॉट सेंटेंस इन दिस मेथड। ठीक है, लिटरेरी लैंग्वेज इज कंसिडर्ड सुपीरियर देन स्पोकन लैंग्वेज। ये मानते हैं कि जो भी आपकी साहित्यिक भाषा है वो क्या है, सुपीरियर है, किससे? स्पोकन लैंग्वेज से, मतलब जो बोलचाल की भाषा है उससे कई ज्यादा बेहतर भाषा कौन सी होती है? लिटरेरी लैंग्वेज होती है। ठीक है, और इसको ही डेवलप करने के ऊपर फोकस किया जाता है। ठीक है, इट ट्राइज टू टीच इंग्लिश बाय रूल नॉट बाय यूज। ये हम बात कर चुके हैं कि ये इंग्लिश को कैसे पढ़ाता है? रूल से पढ़ाता है, अर्थात नियम से पढ़ाता है, ना कि उसके उपयोग से। ठीक है, बजाय इसके ये होना चाहिए कि लैंग्वेज उपयोग से पढ़ाया जाए, ना कि नियम से। प्रोसीड्स फ्रॉम नोन टू अननोन, क्योंकि बच्चा अपनी मदर टंग से बहुत ज्यादा फेमिलियर होता है, तो मदर टंग को वो जानता है। ठीक है, तो ये मदर टंग का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं जब पढ़ाया जाता है उस समय, और इसके बाद ये किसके ऊपर चलते हैं? टारगेट लैंग्वेज, जिसको बच्चा नहीं जानता है। तो मदर लैंग्वेज जो है उसका सबसे ज्यादा इंटरफेरेंस कौन से मेथड के अंदर होता है? तो फिर वो है आपकी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको पढ़ते हैं कि इसमें यूनिट ऑफ टीचिंग जो है वो क्या होता है? वर्ड होता है। लिटरेरी लैंग्वेज को स्पोकन लैंग्वेज से ज्यादा सुपीरियर कंसिडर किया जाता है। इसके बाद इसमें रूल से इंग्लिश पढ़ाई जाती है, ना कि उसके यूज से, और ये नॉन टू अननोन पे चलता है। ठीक है, ये मैक्सिम को फॉलो करता है। ठीक है, ये इसके बाद हम अगर बात करें तो इस मेथड के बारे में, जैसे आज की घड़ी में ये जो मेथड है वो डेड लैंग्वेजेस को पढ़ाने के लिए कभी इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, जो आज की घड़ी में कौन सी लैंग्वेजेस है? लैटिन है, ग्रीक है, जो किसी भी तरीके से एक्यूरेसी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। लैंग्वेज के अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, मतलब वो चेंजेस को अडॉप्ट करे, और कोई भी लैंग्वेज अगर चेंज को अडॉप्ट नहीं करती है तो फिर वो एक समय के बाद उसका इस्तेमाल करना लोग बंद कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बात है कि ये जो मेथड है वो वहीं पे अप्लाई हो रहा था, बाकी आज जो वर्तमान में लैंग्वेजेस पढ़ाई जा रही है वहां पे इस मेथड का इस्तेमाल बहुत न के बराबर हो चुका है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें कि सर ऐसा तो है, आपने कमियां भी बता दी इसकी, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी बता दिए, अब कुछ तो इसकी अच्छाइयां होगी सर। ठीक है, तो हम उसके बारे में बात कर लेते हैं कि हाँ कुछ अच्छाइयां हैं इस मेथड के बारे में। मेरिट्स का मतलब उसकी जो लाभ हैं इस ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को इस्तेमाल करने के, वो कौन कौन से हैं? क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ये क्या बनाता है? एक मजबूत बंधन बनाता है, किसके बीच में? फॉरेन फ्रेजोलॉजी, मतलब जो हमारी टारगेट लैंग्वेज के फ्रेजेस हैं, जो वाक्य अंश हैं, उनका मदर टंग की फ्रेजोलॉजी से, किससे? ये मदर टंग जो है उसकी फ्रेजोलॉजी से किसका एक अच्छा बॉन्ड बनता है? तो फिर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो है वो फॉरेन फ्रेजेस और साथ ही में जो मदर टंग के फ्रेजेस हैं वहां पर एक अच्छा बॉन्ड बनाने का काम करता है। कंप्लीट्स एन इंपॉर्टेंट मैगजीन, टीचिंग का एक बहुत बड़ा सूत्र होता है जिसको हम बोलते हैं नोन टू अननोन। बच्चा जो जानता है पहले वो जाने, इसके बाद वो अननोन की तरफ बढ़े, तो ये एक अच्छा फैक्टर है इसका कि ये नॉन टू अननोन की तरफ चलता है। ठीक है, एक्सप्लेन करेक्ट रूल्स ऑफ ग्रामर सो इट गिव्स करेक्ट नॉलेज ऑफ ग्रामर। देखना, एक यही मात्र ऐसा नियम है जो ग्रामर के नियमों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, मतलब ग्रामर का एक एक नियम जो है वो करेक्टली स्टूडेंट को कन्वे किया
जाए, ठीक है। और सो इट गिव्स करेक्ट नॉलेज ऑफ ग्रामर, तो इसकी वजह से ग्रामर का नॉलेज जो है वो बच्चे का बिल्कुल कैसा होता है, करेक्ट होता है, ठीक है। एक्सप्लेन्स डिफरेंसेस बिटवीन टारगेट लैंग्वेज एंड मदर लैंग्वेज, मतलब ये जो आपकी टारगेट लैंग्वेज और मदर टंग है उसके बीच में कंपैरिजन के थ्रू पढ़ाने का ट्राई करता है। तो एक अच्छी तुलना बच्चा कर सकता है मदर टंग के बीच में, भाई मदर टंग और इस पर्टिकुलर टारगेट लैंग्वेज के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं। और एक और सबसे बड़ा बेनिफिट है, इट इज इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल मतलब इसके अंदर ज्यादा पैसा खर्च नहीं होता है, ठीक है। हेल्प्स इन टेस्टिंग कॉम्प्रीहेंशन, जब बच्चा इस मेथड का इस्तेमाल करता है तो बच्चे का कॉम्प्रीहेंशन बहुत अच्छा हो जाता है। कॉम्प्रीहेंशन का अर्थ क्या होता है, कोई गिवन टेक्स्ट है, आपको कोई टेक्स्ट दे रखा है, कोई पैराग्राफ दे रखा है, उसको पढ़ने के बाद आप कैसा मीनिंग उसका निकाल पाते हैं, उसको कितना समझ पाते हैं। तो कॉम्प्रीहेंशन के अंदर ये थोड़ी सी मदद आपकी कर लेता है। तो इसमें एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है फॉरेन फ्रेजोलॉजी में और मदर टंग में। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट मैगजीन को पूरा करता है, नोन टू अननोन। और करेक्ट रूल्स ऑफ ग्रामर जो है वो बच्चा सीखता है, इसकी वजह से उसका नॉलेज जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है। टारगेट लैंग्वेज और मदर टंग जो है उनके बीच के डिफरेंसेस को अच्छे तरीके से शो करता है। ये इकोनॉमिकल भी है, मतलब पैसा इसमें ज्यादा खर्च नहीं होता, इजीली इसको पढ़ाया जा सकता है इस मेथड का इस्तेमाल करते हुए। और कॉम्प्रीहेंशन जो है वो बच्चे का अच्छा हो सकता है। ये सारी चीजें इसकी मेरिट्स हैं, तो वहीं पर इसकी डीमेरिट्स काफी ज्यादा है, ठीक है। क्या क्या कमियां हैं, इसकी सीमाएं क्या क्या हैं कि क्यों इस मेथड को आज अपन इस्तेमाल नहीं करते। क्योंकि एक बात आप जानते हैं कि जो लैंग्वेज लर्निंग का एक अपना जो मनोवैज्ञानिक तरीका होता है वो क्या होता है, LSRW, हम इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये जो मेथड है वो सीधा इसके ऊपर बात करता है। लिसनिंग एंड स्पीकिंग जो है दे रिसीव लिटिल अटेंशन, इसके ऊपर बहुत कम ध्यान दिया जाता है, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, ये जो मेथड है वो उतना ज्यादा साइकोलॉजिकल नहीं रहता, मनोवैज्ञानिक उतना नहीं है। अवॉइड्स द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोकन लैंग्वेज, भाई स्पोकन लैंग्वेज जो है उसकी इंपॉर्टेंस को ये क्या कर रहा है, अवॉइड कर रहा है। एक बात ये याद रखें, अर्थात भाई ऐसा माना जाता है कि लैंग्वेज जो है वो कोई भी कम्युनिकेशन के लिए है, ना कि उसके ऊपर आप ठीक है वो लिंग्विस्टिक्स का काम है कि वो मास्टरी भी उसके ऊपर हासिल करते हैं। लेकिन पहला काम ये है कि कोई भी लैंग्वेज है उसके अंदर आप अपने थॉट्स, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर पाए। और वो कब होगा, जब बच्चे की स्पोकन स्किल जो है वो ज्यादा बेहतर हो। लेकिन ये जो मेथड है वो क्या करता है, स्पोकन स्किल्स के ऊपर ध्यान उतना नहीं लगाता है। जैसे ये बता दिया मैंने, ये जो सीक्वेंस है उसको फॉलो नहीं किया जाता है। ट्रांसलेशन स्टॉप्स स्टूडेंट्स फ्रॉम थिंकिंग फ्रीली, देखो ये होता है ना, जैसे कि जब हम टेंसेस पढ़ाते हैं तो टेंसेस के अंदर जैसे आपको ऐसा एक सेंटेंस बताया जा रहा है कि वह बाजार जाता है, ठीक है। तो बच्चा बोल रहा है कि ही गोज टू मार्केट, ये बात उसने बोली है। अब जब भी उसके सामने कोई हिंदी का सेंटेंस, अगर उसको इंग्लिश बोलनी है क्या, तो पहले उसको हिंदी में सोचेगा, फिर वो बच्चा ट्रांसलेट करेगा। इट मीन्स बच्चा जो है वो डायरेक्ट बॉन्ड क्रिएट नहीं कर पा रहा है इंग्लिश से, उसको मदर टंग की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। तो बच्चा उस लैंग्वेज के अंदर फ्रीली सोच नहीं पाता है, ठीक है। तो ये बात आपकी यहाँ आ जाएगी। इसके बाद डज नॉट टीच इंग्लिश बाय यूज, इंग्लिश को यूज से नहीं पढ़ाता है, इनफैक्ट इसको रूल से पढ़ाता है ये, ठीक है। तो डायरेक्ट रिलेशन नहीं बनता है वर्ड्स और आइडियाज के बीच में, मदर टंग जो है वो इंटरफेयर करती है। तो ये सारी चीजें आपकी होगी। लेकिन इसके बाद हमने बोला कि अगर इस मेथड को यूज करना है तो उसके लिए कुछ सजेशन है हमारी ओर से, कुछ सुझाव है। अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो ये मेथड अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें क्या हो सकता है, लार्ज क्लासेस जो हैं, बड़ी बड़ी क्लासें हैं, उसको छोटे स्मॉल ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करें। स्टूडेंट शुड बी आस्क्ड टू फोकस ऑन ओरल वर्क आल्सो, भाई ग्रामर तो पढ़ा रहे हो लेकिन साथ ही में ओरल वर्क भी अगर हो जाता है तो बच्चे की स्पीकिंग भी अच्छी हो जाए। टीचर शुड टीच प्रोनाउंसिएशन विद करेक्ट ग्रामर यूजेस इन सेंटेंसेस, मतलब टीचर क्या पढ़ाए, कोई भी प्रोनाउंसिएशन है किसी वर्ड का, क्योंकि यहाँ पर टीचर जो है वो खुद भी टारगेट लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करता है तो बच्चे को करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पता नहीं चलता है। तो यहाँ टीचर का काम है कि वो प्रोनाउंसिएशन जो है उसके ऊपर थोड़ा फोकस करे तो बच्चा अच्छी भाषा सुने भी सही, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी यहाँ पर आ जाएंगी और इसके साथ ही आपका एक मेथड जो है वो कंप्लीट हो भी जाता है। अब हम बात करेंगे दूसरे मेथड के ऊपर जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। इसमें क्या है, सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको इतना याद रखना है, जो भी जीटी मेथड में होता है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में, उसका ठीक अपोजिट आपको कहां पे देखने को मिलेगा, डायरेक्ट मेथड में।
इतना अगर आप समझ जाते हैं तो बहुत सारी चीजें आपके लिए क्लियर हो जाएगी। ये रिएक्शन था, मतलब किसके जवाब में आया था, ये जीटी मेथड के जवाब में आया था। भाई जीटी मेथड की जो कमियां थी उनको पूरा करने के लिए ये मेथड आया। इमर्ज्ड इन द लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी का लेटर हाफ, इट मींस 1850 से 1900। तो अगर लेटर हाफ हमको अगर कहा जाता है तो तकरीबन 1880 के आसपास ये जो मेथड है वो डेवलपमेंट में आया था। In this method, meaning is conveyed directly in the foreign language through the use of demonstration and visual aids। इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी सेंटेंस का, कोई भी वर्ड का मीनिंग आपको बताना है तो उसके लिए मदर टंग का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। उसके लिए टीचर डेमोन्स्ट्रेट करके बताएगा, खुद प्रदर्शन करके बताएगा। अगर आपके पास कोई विजुअल एड है तो उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके बाद अगर कोई बच्चा, अगर ऐसा लगे टीचर को कि टीचर खुद भी एक्ट करके बता सकता है, जैसे कि अगर पानी पीना तो उसके लिए टीचर, हम देखते हैं कि ये वाला जो जेस्चर है उसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और भी चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मोस्टली मैं जो आपको बता रहा हूँ वो पानी के लिए इसका इस्तेमाल अगर किया जा रहा है क्या, तो फिर ये चीज क्या हो जाएगी आपकी, जैसे खेलने के लिए, मानो कोई क्रिकेट खेलने जा रहा है तो फिर आप कह रहे हो भाई ये क्रिकेट का ऐसा इशारा हो गया। ये चीज क्या है कि भाई अपना खुद ऑक्यूअर से एक्ट करें या फिर कोई ऐसा फ्लैश कार्ड्स वगैरह का इस्तेमाल करें। टीचर जो है वो कुछ भी करके अपना मीनिंग कन्वे करे, लेकिन मदर टंग का इस्तेमाल वो नहीं करेगा, ठीक है। मीनिंग इज कन्वेड डायरेक्टली इन द फॉरेन लैंग्वेज थ्रू द यूज ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन एंड विजुअल एड्स। विजुअल एड्स का इस्तेमाल करेगा और डेमोन्स्ट्रेट भी करेगा। टीचर्स रोल इज ऑफ पार्टनर इन द लर्निंग प्रोसेस। इसमें टीचर जो है वो अथॉरिटी नहीं होता है, इसमें टीचर खुद भी पार्टनर होता है लर्निंग के अंदर, ठीक है। मतलब कोशिश ये करता है कि टीचर, बच्चा अपनी ओर से सेंटेंसेस बनाए और जरूरत पड़े अगर वहां पे कोई गलतियां कर रहा है तो उसको मौका दे कि वो खुद ही उसको करेक्ट करे, ठीक है। सेल्फ करेक्शन होगा बच्चे की ओर से ही, बस गाइडेंस जो है वो टीचर की वहां पे रहेगी इन द लर्निंग प्रोसेस। तो ये हो गया आपके डायरेक्ट मेथड। इसके बाद थोड़ा और देख लेते हैं इसके बारे में हम, चीजें कुछ और हैं। इसमें चीफ एडवोकेट्स, इस मेथड का समर्थन करने वाले लोगों में कौन कौन से, तो सबसे पहला है प्रेंडरगास्ट जो है, इनका नाम आता है। सोवियर का नाम आता है। इसके बाद माइकल वेस्ट। इन तीन लोगों का आप नाम याद रखें। सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि द फॉलोइंग स्कॉलर्स आर एसोसिएटेड विथ विच मेथड, कौन से मेथड के साथ इनको हम एसोसिएट करते हैं। तो फिर उसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये जो लोग हैं प्रेंडरगास्ट, सोवियर और माइकल वेस्ट, ये सब किससे एसोसिएट हैं, तो फिर डायरेक्ट मेथड से। इसको हम कुछ नाम भी देते हैं, इसमें नेचुरल मेथड भी कहा जाता है, फोनिक मेथड भी कहा जाता है, इसको एंटी ग्रामेटिकल मेथड भी कहा जाता है, और साथ ही में इसको हम ओरल मेथड भी कहते हैं। तो जैसे हमने ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के हमने कुछ नाम देखे थे, जिसमें हमने देखा उसको क्लासिकल मेथड कहते हैं, ट्रेडिशनल मेथड कहते हैं, हॉर्स एंड बग्गी मेथड कहते हैं। उसी तरीके से इसके नाम में क्या आ जाएगा, इसको नेचुरल मेथड कहा जाता है, फोनिक मेथड भी कहते हैं इसको एंटी ग्रामेटिकल मेथड भी कहते हैं, और साथ में इसको ओरल मेथड भी कहा जाता है, ठीक है। ओरिजिनेटेड इन फ्रांस, ये बहुत बार पूछा जाया गया है ये क्वेश्चन। हम पूछते हैं भैया कि इसके बारे में, डायरेक्ट मेथड के बारे में, कि इसका ओरिजिनेशन जो है वो कौन सी कंट्री के अंदर हुआ है, तो उसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। बट इट्स प्रिंसिपल्स कैम फ्रॉम जर्मनी, लेकिन इसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो कहां से आए हैं, जर्मनी से आए। इसके सिद्धांत मूल रूप से कहां से आए हैं, जर्मनी से इसके सिद्धांत आए हैं। इट वॉज यूज्ड बाय बर्लिड्स, मैक्समिलियन बर्लिड्स एक स्कॉलर हुए हैं, इन्होंने इसको इस्तेमाल किया है कहां पर, यूएसए के अंदर, ठीक है। यूएसए के अंदर इसको इस्तेमाल करने वाले स्कॉलर का नाम क्या है, तो बर्लिड्स है। सो लेटर ऑन इट वाज नोन एज बर्लिड्स मेथड इन यूएसए। यूएसए के अंदर इसको बाद में बर्लिड्स मेथड के नाम से भी जाना गया था। तो ये सारी चीजें जो है वो याद रखें। तो डायरेक्ट मेथड के लिए ये जो स्लाइड है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपकी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजें देखते हैं। दिस मेथड वाज अप्रूव्ड एंड वाइडन्ड बाय इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन ऑफ फ्रांस। तो ये एक चीज है भाई, इस मेथड को पॉपुलर किसने किया, इस मेथड के बारे में रिसर्च वगैरह करनी थी, वो सारी की सारी किसने करी थी, वो करी इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन, जो कहाँ का था, फ्रांस का। ये चीजें याद रखें। इट एम्फेसाइजेस, ये किन चीजों पे जोर देता है, टीचिंग टारगेट लैंग्वेज सेम एज द मदर टंग। मतलब जिस तरीके से बच्चा मदर टंग सीखता है उसी तरीके से उसको क्या सिखाया जाए, टारगेट लैंग्वेज भी सिखाई जाए। जैसे मदर टंग को जब हम बच्चा सीखता है तो उस समय वो किसी और भाषा का इस्तेमाल नहीं करता है, उसी तरीके से अगर डायरेक्ट मेथड अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम कोई और लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जो भी लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, जो भी हमारी
टारगेट लैंग्वेज है, उसी को आधार बनाकर हम बच्चे को किस तरीके से वो लैंग्वेज पढ़ा सकते हैं। मतलब मदर टंग का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होगा। जैसे अगर टीचर आपको इंग्लिश पढ़ा रहा है, तो फिर वो हिंदी का इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल भी नहीं करेगा। ये कौन सा मेथड होता है? डायरेक्ट मेथड। ठीक है। एवरीडे वोकेबलरी एंड स्ट्रक्चर्स आर यूज्ड इन दिस मेथड। इस मेथड में कौन से स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल किया जाता है? जो आपकी रोजमर्रा की वोकेबलरी है, दैनिक जीवन में आपके काम आने वाली जो शब्दावली है उसका इस्तेमाल होता है। और वो सारे स्ट्रक्चर्स, सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर्स है जो आपके डेली यूज में आते हैं, उनको इस्तेमाल किया जाता है और उनके थ्रू टीचिंग होती है। मीनिंग इज कन्वेड थ्रू रियलिया। रियलिया का अर्थ होता है जो आपके रियल ऑब्जेक्ट होते हैं, रियल ऑब्जेक्ट्स। इसके बाद पिक्चर्स बताए जाते हैं। इसके बाद पेंटोमाइम जो है उसका इस्तेमाल किया था। पेंटोमाइम क्या होता है? जब टीचर खुद एक्ट करके कोई चीज बताए। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। इनका इस्तेमाल किया जाता है। एक बार एक एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा गया था कि रियलिया, पिक्चर्स एंड पेंटोमाइम आर फीचर्स ऑफ विच मेथड। तो फिर ये किस मेथड के हमारे फीचर्स हो जाएंगे? तो ये डायरेक्ट मेथड के फीचर्स हो जाएंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं। वोकेबलरी डोमिनेट्स ओवर ग्रामर। ये बात याद रखें, इसके अंदर वोकेबलरी जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है बजाय कि ग्रामर। इसमें फंक्शनल ग्रामर को पढ़ाया जाता है। मतलब अगर हम कोई बात बता रहे हैं, एक सेंटेंस बोला जा रहा है, तो पहले हम ग्रामर पढ़ा के फिर हम ये नहीं बताएंगे कि सेंटेंस ऐसे बनता है। एक सेंटेंस बोला जा रहा है, इसके बाद ये बताया जाएगा कि यहाँ पर कौन कौन से ग्रामेटिकल रूल्स अप्लाइड हो रहे हैं। मतलब फंक्शन में, काम में जो ग्रामर आ रही है उसकी बात होती है डायरेक्ट मेथड के अंदर। वर्क ऑन ऑल दी 4 स्किल्स। लिसनिंग पे भी काम होता है, स्पीकिंग पे भी होता है, रीडिंग पे भी होता है और साथ ही में राइटिंग। मतलब चारों की 4 स्किल्स के ऊपर काम किया जाता है। और इसमें अगर टीचिंग का यूनिट पूछा जाए, मैं आपको जीटी मेथड का अगर यूनिट पूछूं तो हमने वहां पे किसका इस्तेमाल किया था? तो वर्ड जो है, एक आइसोलेटेड वर्ड जो है वो आपके टीचिंग का यूनिट होता था। और यहाँ डायरेक्ट मेथड में अगर बात करें तो यूनिट ऑफ टीचिंग जो है वो क्या है? सेंटेंसेस जो हैं वो यूनिट ऑफ टीचिंग आपके लिए है। ठीक है। द स्टूडेंट्स सेल्फ करेक्ट देमसेल्फ। ठीक है, यहां पे ये ऐसा नहीं रहेगा। बच्चे खुद को करेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ टीचर। टीचर की सहायता से बच्चे अगर कोई गलती करते हैं तो वो खुद ही उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं। लेकिन वहीं जीटी मेथड में क्या हो गया? बच्चे ने कोई गलती करी तो टीचर ही सीधा उसको बोल देगा कि ये तुमने गलत लिखा है, यहाँ पे ये नहीं और ये लिखो। पर यहाँ टीचर जो है वो मिस्टेक्स तक ले जाएगा कि आपने ये मिस्टेक्स कैसे करी है। इसके बाद बोलेगा कि अब मुझे बताओ यहाँ पर क्या अप्रोप्रिएट, अब दूसरा कोई वर्ड है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स हो जाते हैं डायरेक्ट मेथड के। इसमें ऑडियो विजुअल एड्स जो है उनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, एक्सटेंसिवली इनका यूज किया जाता है। इसमें द यूज ऑफ मदर टंग इज नॉट अलाउड, इनफैक्ट प्रोहिबिटेड है। बिल्कुल भी इसको अलाउ नहीं किया जाता। मदर टंग जो है वो अलाउ नहीं होती है। इसके अंदर मातृभाषा का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। 2 अच्छी मैक्सिम्स को फॉलो किया जाता है इसमें। पहला तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, क्योंकि एक रूल जो है वो हमेशा जटिल होता है बजाय कि एक एग्जाम्पल के। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स और साथ ही में कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट का अर्थ होता है ठोस अवस्था में कोई चीज मौजूद है। हमारे सामने रूल जो है वो हमेशा अब्स्ट्रैक्ट होता है। मतलब अब्स्ट्रैक्ट का मीनिंग आप ये समझ सकते हो, यहाँ पे हमारे बोलचाल की भाषा के अंदर हम एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल करते हैं, ना कि नियमों का इस्तेमाल करते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपके सामने जो चीज है वास्तविक तौर पे जो उपस्थित है उसका इस्तेमाल कीजिए आप, बजाय कि नियमों का इस्तेमाल करें। नियम अगर आवश्यकता पड़ेगी तो बाद में बच्चा खुद सीखेगा या फिर उसको बाद में बताया जा सकता है। लेकिन पहली चीज आप क्या ध्यान रखें? कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट की तरफ चले। ठोस अवस्था में बच्चा जो है वो एग्जाम्पल्स को ही देखता है। ग्रेडेड एंड सेलेक्टेड वोकेबुलरी इज टॉट। इसमें वोकेबुलरी जो है वो कौन सी होती है? ग्रेडेड होती है और साथ ही में सेलेक्टेड होती है। अच्छा, कोई विद्यार्थी अगर नया है जो पहली बार हमारे चैनल पे आया है, मैं फिर से उसको बता रहा हूं, हमने उससे पहले प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, जहां पे हमने लैंग्वेज के बारे में एक एक छोटी से छोटी चीज बताई थी आपको। ये जो चीजें हैं ग्रेडेड एंड सेलेक्टेड जो है, हम इसको यहाँ पे डिस्कस क्यों नहीं कर रहे? रीजन है कि हम हमारी प्रीवियस क्लास के अंदर उसको डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद है अप्लाइड ग्रामर, उसी को हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रामर जो है इज एम्फेसाइज्ड लिस्ट फोकस ऑन थ्योरेटिकल ग्रामर। थ्योरेटिकल ग्रामर जो है उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, जो सिद्धांतिक व्याकरण होती है। अ गुड प्रोनाउंसिएशन इज स्ट्रेस्ड, ये बात ध्यान रखें, इसके अंदर प्रोनाउंसिएशन जो है वो बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। अब इसमें देखना, मैंने आपको बोला ये किस तरीके से उसके अपोजिट जा रहा है। ठीक है, डायरेक्ट मेथड के अंदर। तो यहाँ पर जैसे हमने देखा मदर टंग को अलाउ नहीं किया जाता है,
जबकि जीटी मेथड के अंदर मदर टंग को अलाउ किया जा रहा था। यहाँ पे नॉन टू अननोन में चल रहे हैं, जबकि यहाँ पे कंक्रीट टू ऑब्स्ट्रैक्ट में चल रहे हैं। ग्रेडेड एंड सेलेक्टेड वोकेबलरी पढ़ रहे हैं, लेकिन वहां पे ऐसा नहीं था। अप्लाइड ग्रामर है, लेकिन वहां पे थियोरेटिकल ग्रामर हम पढ़ रहे थे। प्रोनाउंसिएशन वहां पे तो बिल्कुल लिटिल अटेंशन रिसीव कर रहा था, जबकि यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन जो है उसको एम्फेसाइज किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं डायरेक्ट मेथड की मेरिट्स क्या क्या है, मतलब इसकी क्या क्या अच्छाइयां हैं। ठीक है, इसमें हम देखते हैं सबसे पहली बात, इट्स इंटरेस्टिंग बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज। इसमें एक्टिविटीज बहुत सारी टीचर करवा सकता है, तो उस वजह से ये थोड़ा इंटरेस्टिंग बन जाता है। क्रेमिंग ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग इज डिस्करेज्ड। इट मींस कि यहां पर वर्ड्स की क्रेमिंग नहीं होती है, अर्थात उनको रटा नहीं जाता है और उसका मीनिंग जो है वो भी रटा नहीं जाता है। कंटेक्स्ट में मीनिंग निकल जाता है, संदर्भ में मीनिंग निकल जाता है। इसके बाद जीटी मेथड के बारे में एक बात और याद रखें कि वहां बायलिंगुअल डिक्शनरी का इस्तेमाल किया जाता है। बायलिंगुअल डिक्शनरी का इस्तेमाल कहां पे किया जाता है? जीटी मेथड के अंदर, लेकिन इस मेथड के अंदर बायलिंगुअल डिक्शनरी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ऑल फोर स्किल्स आर फोकस्ड, LSRW पूरे तरीके से इसका ध्यान में रखा जाता है। हेल्प्स इन ब्रिंगिंग द पैसिव वोकेबलरी इन द एक्टिव फॉर्म, मतलब हमारे दिमाग में कहीं सारे शब्द जो है वो टारगेट लैंग्वेज के ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो इस्तेमाल में कब आते हैं? जब आप स्पीकिंग स्किल्स के ऊपर ध्यान देते हैं, जब आप बोलते हैं, जब आप सुनते हैं, तब वो वर्ड्स आपके काम में आते हैं। बाकी वो ऐसे के ऐसे आपकी पैसिव वोकेबलरी के अंदर पड़े रहेंगे, कभी उनका इस्तेमाल नहीं होगा। तो डायरेक्ट मेथड उसको पैसिव से एक्टिव लाने का काम जो है वो करता है। इट मेक्स लर्नर टू थिंक इन इंग्लिश। अगर बच्चा इस मेथड से पढ़ रहा है तो बच्चा सोचेगा भी फिर इंग्लिश में ही, उसके लिए वो मदर टंग का इस्तेमाल नहीं करेगा। देयर इज अ डायरेक्ट बॉन्ड बिटवीन थॉट एंड एक्सप्रेशन। जो आप सोच रहे हो और जो आप बोल रहे हो, वहां पर सीधा डायरेक्ट बॉन्ड बन जाए, क्योंकि यहां पर जो थॉट है वो भी किस में रहेगा? इंग्लिश में। इंग्लिश मींस टारगेट लैंग्वेज जो है, और जो एक्सप्रेस करेगा बच्चा, बच्चा बोलेगा वो भी कौन सी लैंग्वेज बोलेगा? इंग्लिश बोलेगा। तो थॉट्स एंड एक्सप्रेशन दोनों के दोनों आपकी किस में हो जाएंगे? टारगेट लैंग्वेज में हो जाएंगे। लैंग्वेज इज लर्नड लाइक नेटिव लैंग्वेज। जैसे बच्चा अपनी मातृभाषा सीखता है, उसी तरीके से टारगेट भाषा जो है वो भी सीखेगा। दिस इज द मेथड ऑफ अ लिविंग लैंग्वेज। ठीक है, मतलब जो जीवित भाषा होती है उसको सीखने का तरीका भी यही होता है जो डायरेक्ट मेथड से हम सीखते हैं। ऑडियो विजुअल एड्स जो है वो लर्निंग को इंटरेस्टिंग बनाते हैं, तो ये बात ध्यान रखें कि इसमें ऑडियो विजुअल एड जो है उनका इस्तेमाल बहुतायत में किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपके सामने अब मेरिट्स पढ़ ली, इसके बाद हम इसके डिमेरिट्स भी देख लेते हैं कि कुछ कमियां भी तो होंगी सर इसमें। ठीक है, हाँ तो है, देखते हैं कौन कौन सी कमी है इसके अंदर। सबसे पहला, ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस कैन बी टॉट डायरेक्टली। अब हर एक्सप्रेशन का, हर थॉट को डिमॉन्स्ट्रेट करके बताया नहीं जा सकता। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जहां पर अगर बच्चे को मदर टंग का इक्विवेलेंट दे दिया जाए, मतलब उसके समान शब्द अगर दे दिया जाए, तो फिर बच्चा ज्यादा बेहतरी से उसको समझ पाएगा। आप हर चीज डायरेक्टली अगर बताने की कोशिश करेंगे तो बहुत लिमिटेड शब्द ही ऐसे हैं जिनको आप ऑडियो विजुअल एड के थ्रू, या फिर आप और कोई पेंटामाइम है, इसके बाद आपका रियलिया है, इनके थ्रू आप कुछ चीजें ही बता पाएंगे, सारी चीजें आप बता नहीं पाएंगे। ठीक है, तो लिमिटेड वोकैब को ही कवर करता है। इट नेग्लेक्ट्स, ये किन चीजों को नेग्लेक्ट करता है? रीडिंग और राइटिंग जो है उस एस्पेक्ट को नेग्लेक्ट कर लेता है, जबकि वो भी एक जरूरी एस्पेक्ट है। LSRW के अंदर रीडिंग एंड राइटिंग का भी रोल बेहद महत्वपूर्ण है, जबकि ये क्या करता है? उसे नेग्लेक्ट करता है। इग्नोर्स द स्टडी ऑफ ग्रामर, ग्रामर को पढ़ाने के ऊपर ध्यान नहीं देता है। अप्लाइड ग्रामर की बात करता है, लेकिन थ्योरेटिकल ग्रामर जो है उसकी बात ये नहीं करता है। नॉलेज ऑफ इट इज यूजफुल टू करेक्ट एरर्स एंड स्ट्रेंथन लैंग्वेज हैबिट्स। ग्रामर का ये जो नॉलेज है वो आपके क्या करता है कि अगर आपने कोई एरर बनाई है तो उसको आप ठीक कर सकते हैं इसकी सहायता से। और आपकी जो लैंग्वेज हैबिट्स है, जो भाषा की आदतें होती है, मतलब अच्छा बोलने की आदतें होती है, वो कब सुधरती हैं? जब आपको ग्रामर का अच्छा नॉलेज होता है। तो इसके बारे में ये काम नहीं करता है डायरेक्ट मेथड। इसके बाद एक्सपेंसिव मेथड है, क्योंकि ऑडियो विजुअल एड्स का इस्तेमाल करना होता है। आवर स्कूल कैन नॉट अफोर्ड दैट मच एक्सपेंसिव एड्स लाइक
लिंग्वा फोन जैसे एक्सपेंसिव एड्स जो हैं वो हमारे यहाँ की स्कूल्स उनको अफोर्ड नहीं कर सकती। तो ये मेथड अपने आप में फिर क्या बन जाता है, थोड़ा कॉस्टली बन जाता है इनको इस्तेमाल करना। यूजिंग ओनली द टारगेट लैंग्वेजेस टू एक्सप्लेन वोकेबलरी इज लाइक परफॉर्मिंग वर्बल एक्सरसाइज। अगर आप सिर्फ टारगेट लैंग्वेज की वोकेबलरी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप क्या कर रहे हैं, एक वर्बल एक्सरसाइज कर रहे हैं, बाकी बच्चा जो है वो उन चीजों को उतना समझ नहीं पा रहा है। ठीक है। In the disuse of mother tongue, it makes difficult to explain the meaning of each and every word by giving its mother tongue equivalents। तो ये बात मैं बता चुका हूं कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जहां पे हमको मदर टंग का इक्विवेलेंट देने की आवश्यकता होती है। नॉट अप्रोप्रिएट फॉर एवरेज स्टूडेंट, ये जो है वो एक सामान्य स्तर के बालक के लिए उपयोगी नहीं है। ये यूज किया जा सकता है आपके जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स होते हैं, जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी, उनके लिए तो ये इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट एवरेज है तो फिर वो इस मेथड में अपने आप को सहज महसूस नहीं करेगा। तो ये सारा हो गया आपके डायरेक्ट मेथड का। ठीक है। हमारी क्लास जो है वो भी तकरीबन 45 मिनट्स की हो चुकी है और हमने इसमें 2 मेथड्स को पढ़ लिया है। ठीक है। ये डायरेक्ट मेथड हो गया आपका और उससे पहले हमने जीटी मेथड को देख लिया था। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। अब आते हैं कुछ नए मेथड्स जो नए डेवलपमेंट हुए हैं। ठीक है। लैंग्वेज टीचिंग के अंदर उनकी बात हम करेंगे। सबसे पहला मेथड है आपके सामने बाइलिंगुअल मेथड। इसमें एक नाम याद रखना है आपको, प्रोपाउंडेड। ये किसने लैंग्वेज टीचिंग के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया था, तो उनका नाम है सीजे डॉडसन। बहुत बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, इसको याद रखें। सीजे डॉडसन जो है वो कौन से मेथड से एसोसिएटेड है, तो फिर बायलिंगुअल मेथड से। और ये कहां से थे, यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स, यहां से ये संबंधित थे। इसके बाद ये क्या करता है ना, एक मिडवे है, मतलब जीटी मेथड और डायरेक्ट मेथड, इन दोनों के बीच में एक अच्छा, आप ये कह सकते हो कि हार्मोनियस तरीके से दोनों मेथड्स का इस्तेमाल करता है और उससे एक नया मेथड बनता है बायलिंगुअल मेथड, जो मदर टंग का भी इस्तेमाल करेगा और टारगेट लैंग्वेज का भी इस्तेमाल करेगा। ठीक है। द मेथड मेक्स यूज ऑफ बोथ लैंग्वेजेस, टारगेट लैंग्वेज का भी इस्तेमाल करता है और साथ ही में ये मदर टंग का इस्तेमाल भी करता है। इट इज समटाइम्स कंसिडर्ड एज कॉम्बिनेशन ऑफ जीटी मेथड एंड डायरेक्ट मेथड। अभी मैंने आपको बताया कि इसको कभी कभार तो जीटी मेथड और डायरेक्ट मेथड इन दोनों के कॉम्बिनेशन के तौर पे देखा जाता है। इसके बाद अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है, ट्रांसलेशन होता है लेकिन ये वर्ड टू वर्ड नहीं होता है, ये सेंटेंस एक यूनिट होता है इसमें। ठीक है। जैसे जीटी मेथड के अंदर जो ट्रांसलेशन हो रहा था वो एक एक वर्ड का ट्रांसलेशन हो रहा था, लेकिन यहां पर हर शब्द का हिंदी अनुवाद दिया नहीं जाता है। ठीक है। Words and sentences in the target language are presented with equivalents in mother tongue। तो मदर टंग का जो इक्विवेलेंट है वो शब्द आपको दिए जाते हैं, लेकिन फिर से बता रहा हूं, हर आइसोलेटेड, अपने आप में अकेले एक शब्द का मीनिंग दिया नहीं जाता है, पूरे सेंटेंसेस के तौर पे उसको देखा जाता है। इसके बाद रेस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ मदर टंग, मदर टंग का इस्तेमाल होता है लेकिन कैसा होता है, रेस्ट्रिक्टेड, मतलब कम से कम इस्तेमाल होता है, और वो भी सिर्फ किसके द्वारा, टीचर अलोन, मतलब टीचर जो है वो ही मदर टंग का इस्तेमाल कर सकता है, बाकी स्टूडेंट के लिए मदर टंग का इस्तेमाल करना अलाउड नहीं होता है अगर कोई बाइलिंगुअल क्लास चल रही है तो। ठीक है। इंटेंसिव प्रैक्टिस होती है पैटर्न्स की, इसके अंदर पैटर्न्स की प्रैक्टिस इसके अंदर अच्छी हो जाती है, हेल्पिंग द फॉर्मेशन ऑफ करेक्ट लैंग्वेज हैबिट्स, और इसकी वजह से क्या होता है, करेक्ट लैंग्वेज हैबिट्स जो है वो डेवलप होती है, अलग अलग तरीके के सेंटेंसेस जो है वो बताए जाते हैं। तो उससे क्या है कि जब डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स के सेंटेंसेस एक बच्चा देखेगा और उसकी प्रैक्टिस अगर अच्छी हो जाएगी तो एक लैंग्वेज हैबिट जो है बच्चे की वो अच्छी बनती है। ग्रामर इज एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ मदर टंग, ये बता दिया मैंने, मदर टंग की सहायता से ग्रामर को एक्सप्लेन किया जाता है। चारों की 4 स्किल्स हैं हमारी, ऑल 4 लैंग्वेज स्किल, इनके ऊपर इक्वल एम्फेसिस होता है, मतलब LSRW, इन चारों की चारों स्किल्स के ऊपर एक समान ध्यान दिया जाता है। यूनिट ऑफ टीचिंग जो है वो इसके अंदर क्या हो जाएगा, सेंटेंस। अभी तक हमने 3 मेथड पढ़े, जीटी मेथड पढ़ा हमने, इसके बाद हमने डायरेक्ट मेथड पढ़ा और अभी हमने बायलिंगुअल मेथड जो उसको पढ़ रहे हैं। जीटी मेथड के अंदर यूनिट जो है वो क्या है, टीचिंग की वर्ड है, डायरेक्ट मेथड में क्या है, सेंटेंस है, और यहां पर भी क्या है, सेंटेंस जो है वो यूनिट ऑफ टीचिंग है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं कुछ और चीजें। इन दिस मेथड
मदर टंग इज नॉट कंसिडर्ड एज इंटरफेयरिंग विद द लर्निंग प्रोसेस इन द सेकेंड लैंग्वेज। देखो जैसे डायरेक्ट मेथड जो है हमारा, डायरेक्ट मेथड के अंदर क्या कंसिडर किया जाता है कि भाई जो मदर टंग है वो टारगेट लैंग्वेज को सीखने के अंदर एक इंटरफेरेंस का काम करती है, मतलब अनावश्यक उसको शामिल नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये मानता है कि जो मदर टंग है वो कभी कभार कुछ चीजों को सिखाने में हेल्पफुल हो सकती है, ये इंटरफेरेंस नहीं है मदर टंग का, ठीक है। जहां पर जरूरत हो वहां पर मदर टंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये बात होती है बाइलिंगुअल मेथड में। इसके बाद बात कर लेते हैं हम इस डायरेक्ट मेथड की मेरिट्स क्या क्या है, मतलब क्या क्या अच्छाइयाँ इसकी है। तो फिर यहाँ हम सबसे पहला जो देखते हैं कि इसका जो फोकस है वो किसके ऊपर होता है, फंक्शनल ग्रामर के ऊपर होता है, जो उसकी एक अच्छाई है, ठीक है। थ्योरेटिकल ग्रामर इसके अंदर ज्यादा पढ़ाई नहीं जाती है। इट मेक्स यूज ऑफ द लर्नर्स प्रीवियस स्किल्स इन द मदर टंग, मतलब बच्चा मदर टंग से तो अच्छे तरीके से वाकिफ है। जैसे मदर टंग में बच्चे ने संज्ञा पढ़ रखा है और वही संज्ञा अगर बच्चा इंग्लिश में पढ़ रहा है, नाउन पढ़ रहा है, तो कुछ हद तक उसकी मदद जो है वो उस मदर टंग की ग्रामर से हो जाएगी। मतलब मदर टंग के नॉलेज को टारगेट लैंग्वेज को पढ़ाने के एडवांटेज के तौर पे लिया जाता है, न कि उसको इंटरफेरेंस माना जाता है, ठीक है। जो उसकी प्रीवियस स्किल्स होती है मदर टंग की, और जो एबिलिटी होती है जो उसको नए वर्ड और नए ऑब्जेक्ट के अंदर एसोसिएट करने में ज्यादा हेल्पफुल होती है। ये फ्लुएंसी के ऊपर ध्यान रखता है और साथ ही में एक्यूरेसी, दोनों चीजों के ऊपर फोकस होता है। डायरेक्ट मेथड के अंदर हम सिर्फ फ्लुएंसी देख रहे हैं और जीटी मेथड के अंदर हम सिर्फ क्या देख रहे हैं, एक्यूरेसी देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे फ्लुएंसी भी है और साथ में एक्यूरेसी भी है, और वो दोनों में, स्पीकिंग में भी हो, रीडिंग में भी हो, राइटिंग में भी, तीनों में यहाँ पर हमको देखने को मिले, ठीक है। और लिसनिंग में भी होगी बिल्कुल अगर इन तीनों में है तो। इलेबोरेट इक्विपमेंट्स आर रिक्वायरमेंट नहीं है, ये ध्यान रखना, कोई आपको अलग से इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि अगर आप मदर टंग का इस्तेमाल करने के लिए आज़ाद हैं तो फिर आप उनका इस्तेमाल करते हुए बच्चों को शब्दों के मीनिंग और वाक्यों के मीनिंग जो है वो बता सकते हैं। उसके लिए आपको डिफरेंट टाइप के जो ऑडियो विजुअल एड्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट कम होती है, ठीक है। इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ पैटर्न प्रैक्टिस इन इंग्लिश बाय क्विकली क्लियरिंग कंसेप्ट थ्रू मदर टंग। मदर टंग के थ्रू आप क्या करेंगे, इसके अंदर कंसेप्ट्स को क्लियर कर लेंगे। इस वजह से क्या हो जाएगा कि बच्चे का टाइम और साथ ही में टीचर का भी टाइम बच जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं डिमेरिट्स की, बात कर लेते हैं। बाइलिंगुअल मेथड की कुछ कमियां भी हैं, और वो कमियां कौन कौन सी हैं। विद द यूज ऑफ मदर टंग, जब मदर टंग का इस्तेमाल होगा, लर्नर में अटेन अ हैबिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन ब्लेंडिंग, मतलब जो हिंदी का प्रोनाउंसिएशन है वो कभी कभार इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन में बाधा पहुंचाता है। और जितने भी हिंदी भाषी लोग हैं उनका प्रोनाउंसिएशन और एक ब्रिटिशर का प्रोनाउंसिएशन, इन दोनों में बड़ा फर्क होता है। तो एक प्रोनाउंसिएशन दूसरे प्रोनाउंसिएशन के ऊपर थोड़ा अफेक्ट जो है वो डालता ही है। तो ये ब्लेंडिंग हो जाएगी, इसका मिश्रण हो जाएगा। दिस विल रिजल्ट इन अ डिफेक्टिव प्रोनाउंसिएशन, तो इस वजह से जो प्रोनाउंसिएशन है वो हमारा कैसा हो जाएगा, डिफेक्टिव, मतलब खराब प्रोनाउंसिएशन जो है वो हो जाएगा। This method is mostly preferred by incompetent teachers, मतलब ऐसा माना जाता है कि ये मेथड सिर्फ किनके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, वो टीचर्स जो टारगेट लैंग्वेज के अंदर बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है वो ही इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यूज ऑफ मदर टंग इन इंग्लिश समटाइम्स क्रिएट कंफ्यूजन फॉर लर्नर्स, बच्चा जब इंग्लिश सीख रहा है बार बार अगर मदर टंग का इस्तेमाल होता है तो कभी कभार वो जो मदर टंग है वो बच्चे के लिए इंटरफेरेंस का काम कर सकती है। ये डिमेरिट्स हम देख रहे हैं, ठीक है, इस मेथड की, बायलिंगुअल मेथड की। इट इज यूजफुल इन जूनियर क्लासेस ओनली, ऐसा माना जाता है कि इसका यूज जूनियर क्लासेस के अंदर अच्छे से हो सकता है, बाकी सीनियर क्लासेस के अंदर जाने के बाद आप इस मेथड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इन द हैंड्स ऑफ एन इनकम्पिटेंट टीचर, यहां पे एन आएगा, अगर किसी इनकम्पिटेंट टीचर के हाथ में अगर ये मेथड आ जाता है तो फिर वो इसको किस में बदल देगा, फिर जीटी मेथड के में ही बदल देगा। मतलब अगर आपको मदर टंग का थोड़ा सा यूज करने की इजाजत दे दी जाती है तो एक टीचर क्या करेगा, फिर ज्यादातर मदर टंग का इस्तेमाल कर देगा, फिर उसमें और जीटी मेथड के अंदर कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं रहेगा। बस आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इसमें जो मदर टंग का इस्तेमाल करेगा वो सिर्फ टीचर करेगा, जबकि जीटी मेथड के अंदर क्या होने वाला है, बच्चा भी मदर टंग का इस्तेमाल करेगा और साथ में जो टीचर है वो भी किसका इस्तेमाल करेगा, जीटी मेथड का, दोनों जीटी मेथड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये डिमेरिट्स हो जाती है। इसके बाद हम एक और नए मेथड के ऊपर आ जाते हैं जिसको हम डॉक्टर वेस्ट का न्यू मेथड कहते हैं, जिसको रीडिंग मेथड के नाम से भी जाना जाता है।
इसको रीडिंग मेथड भी कहा जाता है, आपके सामने क्लियर है ये। इसके बाद टेक्स्ट बुक मेथड भी इसको कहा जाता है। ध्यान रखना, टेक्स्ट बुक मेथड तो इसको कहते हैं, लेकिन टेक्स्ट बुक का मेजर रोल जो है वो किस में होता है, जीटी मेथड के अंदर। ये बात याद रखनी, यहां पर भी होगा टेक्स्ट बुक का रोल, यहां पर भी है, लेकिन वहां पर तो ग्रामर की भी आपके पास एक अलग से टेक्स्ट बुक जो है वो होगी आपके पास, ठीक है। इसके ओरिजिनेटर कौन कौन है, तो उसमें डॉक्टर माइकल वेस्ट का नाम याद रखना, और इन्हीं के नाम से इस मेथड का नाम है वेस्ट न्यू मेथड, ठीक है। और ये ढाका की जो ट्रेनिंग कॉलेज है बांग्लादेश की, वहां के ये प्रिंसिपल थे, इन्होंने इस मेथड को डेवलप करने के अंदर अपना इंपॉर्टेंट रोल दिया था। टू टाइप्स ऑफ रीडिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड, इसके अंदर दो तरीके की रीडिंग होती थी। जैसे हम देखते थे ना पहले, जो रैपिड रीडर आती थी, एक तो आती थी रैपिड रीडर और एक आती थी कोर्स रीडर। कोर्स रीडर, ये दो तरीके की किताब मिलती थी बच्चों को जब वो इंग्लिश पढ़ते थे। तो ये जो आपकी कोर्स रीडर है वो तो आपकी इंटेंसिव रीडिंग के लिए होती थी, और जो आपकी रैपिड रीडर है उसका इस्तेमाल होता था एक्सटेंसिव रीडिंग के लिए। एक्सटेंसिव रीडिंग के लिए, इंटेंसिव रीडिंग का अर्थ होता है जो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो टीचर पढ़ाएगा और उसके बारे में एक एक चीज बताएगा आपको। ग्रामर का आधार भी आपकी इंटेंसिव रीडर ही होगी, साथ में वोकेबलरी का जो बेस है वो भी आपका इंटेंसिव रीडर। और एक्सटेंसिव रीडर जो है वो बच्चा खुद अपने स्तर पे पढ़ने की कोशिश करेगा और अपने स्तर पे मीनिंग उसके निकालने की कोशिश करेगा, तो ये होती है एक्सटेंसिव रीडिंग, ठीक है। इंटेंसिव रीडिंग वाज यूज्ड फॉर स्टडी ऑफ ग्रामर, वोकेबलरी एक्विजिशन एंड कॉम्प्रिहेंशन। इसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, इंटेंसिव रीडिंग का, यहां पे बता चुका हूं मैं। इसके बाद डॉक्टर वेस्ट कंसिडर्ड रीडिंग एज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ मास्टरिंग अ टारगेट लैंग्वेज। डॉक्टर वेस्ट का मानना था कि अगर आपको कोई भी लैंग्वेज मास्टर करनी है तो उसके लिए आप उस लैंग्वेज के अंदर जितना पढ़ोगे ऑटोमेटिकली आप उस लैंग्वेज को सीखते जाएंगे। और पर्सनली ऐसा मेरा भी मानना है कि अगर आप कोई लैंग्वेज अगर पढ़ते हैं तो उसके अंदर आपकी मास्टरी जो है वो बहुत अच्छी होती जाती है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है। अब इस मेथड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें, इसकी विशेषताएं क्या क्या है। तो हमने देखा कि ये एक्सटेंसिव और रैपिड रीडिंग जो है इस टेक्निक का इस्तेमाल करता है। इन दिस मेथड वोकेबलरी इज सेलेक्टेड ऑन द बेस ऑफ लर्नर्स मेंटल डेवलपमेंट। लर्नर का जो मानसिक विकास है उसको ध्यान में रखते हुए एक टेक्स्ट बुक को डिजाइन किया जाता है। उसके अंदर क्या क्या वोकेब चूज की जानी है उसको ध्यान में रखा जाता है। इसके बाद उस टेक्स्ट बुक को प्रिपेयर करके बच्चे को दिया जाता है, और उसको हम बोलते हैं लेक्सिकल प्रिंसिपल, मतलब क्या क्या शब्द आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब ये प्रश्न बन सकता है कि जो डॉक्टर वेस्ट का न्यू मेथड है उसमें टेक्स्ट बुक का डिजाइन किस मेथड, किस प्रिंसिपल को ध्यान में रख के किया जाता है, तो फिर लेक्सिकल प्रिंसिपल जो है उसको ध्यान में रखा जाता है। रीडिंग अलाउड, बच्चा जब पढ़ता है लाउड तरीके से, गिव्स लर्नर अपॉर्चुनिटीज टू इंप्रूव देयर प्रोनाउंसिएशन, तो फिर बच्चे का प्रोनाउंसिएशन जो है, उच्चारण है, वो भी क्या होगा, सुधरेगा। लेस इंपॉर्टेंस इज गिवन टू फॉर्मल ग्रामर टीचिंग, औपचारिक तौर पे ग्रामर को पढ़ाया कम जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है बिल्कुल पढ़ाया नहीं जाता, ग्रामर पढ़ाया जाता है, लेकिन वही अप्लाइड तरीके से, अगर कहीं पर ग्रामर आ रही है तो उसके इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे। बाकी ऐसा एक्सटेंसिवली आप ग्रामर के लिए उन्होंने अलग से बुक दे दी, वो सारी चीजें इसके अंदर नहीं होती है। तो ये बात ध्यान रखें, लेस इंपॉर्टेंट दिया जाता है, यहाँ पे उतना ज्यादा ध्यान इसके ऊपर नहीं दिया जाता ग्रामर के ऊपर। और इस मेथड की अगर मेरिट्स की बात करें, ये रीडिंग हैबिट्स बनाता है। बच्चा बहुत अच्छे तरीके से, एक बार किसी बच्चे को पढ़ने में इंटरेस्ट आ गया तो फिर वो अलग अलग तरीके से पढ़ने की कोशिश करेगा, और ये रीडर्स अच्छे बन जाते हैं फिर, ठीक है। रीडिंग हैबिट्स बच्चे की डेवलप होगी, और जैसे जैसे पढ़ेगा तो वोकेबलरी जो है वो भी बच्चा सीखता जाएगा, और डेवलप्स अ हैबिट ऑफ गोइंग टू द लाइब्रेरी, तो बच्चा जो है वो लाइब्रेरी भी जाएगा और वहां पर भी अलग अलग तरीके की बुक्स पढ़ने का ट्राई करेगा। इकोनॉमिकल भी है, टाइम के अकॉर्डिंग भी और साथ में मनी के अकॉर्डिंग भी, ठीक है। ये बात याद रखें, जैसा बाइलिंगुअल मेथड में हमने देखा। ड्यू टू लैक ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स, बहुत ज्यादा ग्रामेटिकल रूल्स जब नहीं बताए जाते हैं, इट डज नॉट बिकम अ बर्डन फॉर लर्नर्स टू क्रैम ग्रामेटिकल रूल्स, तो उसके लिए ग्रामेटिकल रूल्स को क्रैम करना नहीं होता, रटना नहीं होता उन्हें, ठीक है। तो ये इसका बेनिफिट हो जाएगा। रीडिंग स्किल इवेंचुअली हेल्प्स, अंतिम तौर पे ये मदद करता है इन डेवलपमेंट ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग स्किल, तो फाइनली बच्चा अगर अच्छा पढ़ेगा तो वो अच्छा बोल भी सकता है और अच्छा लिख भी सकता है। इट इज यूजफुल इवन फॉर एन एवरेज टीचर, एक औसत अध्यापक जो है वो भी इसका इस्तेमाल करते हुए अच्छे तरीके से पढ़ा सकता है। वहीं इसकी डिमेरिट्स की बात कर रहे हैं,
तो एक्सेप्ट रीडिंग, अगर सिर्फ रीडिंग की बात छोड़ दी जाए, बाकी की स्किल्स को नहीं पढ़ाया जाता है यहाँ पे, जैसे स्पीकिंग हो गया और लिसनिंग है और साथ में राइटिंग, इनके ऊपर फोकस नहीं किया जाता है। ये ओवर क्राउडेड क्लासेस के लिए सूटेबल नहीं, ये बात याद रखें। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज नॉट एम्फेसाइज्ड, क्योंकि स्पीकिंग उतने अच्छे स्तर पे नहीं होती है, इस वजह से प्रोनाउंसिएशन नहीं सुधरेगा। ओरल एस्पेक्ट्स, इसमें ये ध्यान रखें, एक ओरल होता है AURAN और इसके बाद एक होता है ये, इसका अर्थ है लिसनिंग से, सॉरी ये ओरल हो गया आपका बोलने से, ठीक है, स्पीकिंग से। और ये इसका संबंध होता है लिसनिंग से। ठीक है, तो ओरल एस्पेक्ट्स जो हैं उनको कवर नहीं किया जाता है। फोर्स यूज ऑफ मदर टंग, कभी कभार इसके अंदर फोर्स यूज होता है मदर टंग का, इसमें लिमिटेड वोकेबलरी भी होती है कभी, क्योंकि एक बुक है आपको वही पढ़नी है, ठीक है, वहां से आपको वोकेब जो है वो गेन करनी है। एक्सेस रिपीटेशन, रिपीटेशन भी इसके अंदर बार बार होता रहता है, उन बुक्स की डिजाइन ही कुछ इस तरीके से होती है। एंड इंक्लूजन ऑफ लॉन्ग स्टोरीज फॉर रीडिंग, और बहुत लंबी लंबी स्टोरीज दी जाती है बच्चे को पढ़ने के लिए। कंसिडर्ड एज मेजर डिफेक्ट्स ऑफ दिस मेथड, इस वजह से इस मेथड को ये कुछ बड़े डिफेक्ट्स माने जाते हैं, मतलब ये इसकी कमजोरियां हैं, ठीक है, या फिर इसकी सीमाएं हैं, तो ये डिमेरिट्स हो जाएंगी, आपको दो चार ये याद में रखनी है, ठीक है। आते हैं अगले मेथड के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं ऑडियो लिंगुअल मेथड। ये मेथड भी है और साथ ही में एक अप्रोच भी है। इसकी जरूरत कब पड़ी थी वो बता देता हूं मैं आपको। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस समय अमेरिका के अंदर ये दिक्कत आई थी कि भाई उनके जो सोल्जर्स हैं उनको अलग अलग जगह पे भेजने की नौबत उनके सामने आ गई थी। लेकिन अगर एक सोल्जर अपनी जगह से दूसरी जगह पे मूव करता है तो उसके लिए सबसे बड़ा बैरियर होता है लैंग्वेज। वहां जाके वो कोई लैंग्वेज जो है वो कैसे सीखेगा, तो इसका जिम्मा जो है वो फिर माइकल वेस्ट को, डॉक्टर वेस्ट जो है उनको ये जिम्मा दिया गया कि सर आप थोड़ा इसके अंदर देखें किस तरीके से इन सोल्जर्स को हम एक नई लैंग्वेज जो है वो सिखा सकते हैं, और वो भी कम समय के अंदर, ठीक है। तो उस वजह से ये ड्रिलिंग वाला काम जो है पूरा वो लेकर आए थे डॉक्टर वेस्ट, उसी को हम बोलते हैं ऑडियो लिंगुअल मेथड। ये जो है इसके नेम्स के बारे में याद रखें, इसको न्यू की मेथड भी कहा जाता है और इसी को हम आर्मी मेथड भी कहते हैं, ये चीजें याद रखें। इट्स फिलोसॉफिकल बेस इज बिहेवियरल साइकोलॉजी, ये ध्यान रखें, बिहेवियरल साइकोलॉजी जो है वो स्किनर का दिया हुआ थ्योरी है। इसमें हम देखते हैं क्या होता है कि जब कोई भी इंसान एक काम करता है उसको फीडबैक अगर अच्छा मिलेगा तो फिर वो उस काम को करने में ज्यादा इंटरेस्ट लेगा, और अगर उसको फीडबैक अच्छा नहीं मिलता है, नेगेटिव फीडबैक मिलता है, तो फिर वो क्या करेगा, उस काम को करना थोड़ा कम करेगा। तो मतलब रिइंफोर्समेंट जो है साइकोलॉजी में आप पढ़ते हैं, रिइंफोर्समेंट प्लेज अ मेजर रोल, जिसी को हम कहते हैं पुनर्बलन, ठीक है। ये सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है, ठीक है। बेस्ड ऑन स्किनर्स बिहेवियरिज्म थ्योरी, रिइंफोर्समेंट प्लेज मेजर रोल इन इट, हम बता चुके हैं अभी आपको। करेक्ट रिस्पॉन्सेज रिसीव्स पॉजिटिव फीडबैक, अगर आपने कोई अच्छा रिस्पॉन्स दिया है तो आपका फीडबैक जो है वो भी आपको अच्छा मिलेगा, और वहीं पर अगर आपने एरर्स बनाई हैं तो उसका फीडबैक जो है वो भी क्या होगा, नेगेटिव रहेगा। एक्विजिशन ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड पैटर्न्स, ये बात याद रखिए कि बहुत सारे स्ट्रक्चर्स और पैटर्न्स को इसमें रटवाया जाता है, आप ये कह सकते हो। ओवर ड्रिलिंग होती है और ओवर प्रैक्टिसिंग होती है एक एक ड्रिल की, तो ये बात है इसके अंदर। एक्विजिशन ऑफ स्ट्रक्चर्स और पैटर्न्स जो है उसको फॉलो किया जाता है। तो आपके सामने ये कुछ चीजें हैं, न्यू की मेथड कहते हैं, आर्मी मेथड कहते हैं इसको, बिहेवियरल साइकोलॉजी पर बेस्ड है ये, और साथ ही में इसमें स्ट्रक्चर्स और पैटर्न्स के एक्विजिशन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस रहता है, ठीक है। इसके बाद इस मेथड के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें। एरर फ्री अटरेंसेस का मतलब होता है कि इसमें क्या होता है, जैसे एक टीचर यहाँ पे खड़ा और सामने 200 से 300 आपके सामने लोग खड़े हैं, क्या एक सेंटेंस दिया जाएगा, उस सेंटेंस को बार बार रिपीट किया जाएगा, ठीक है, और रिपीट करने के बाद उसकी एक हैबिट बना लेगा, हैबिट फॉर्मेशन का काम है ये। तो बार बार जब एक चीज को अटरेंस किया जाता है, उसका बार बार एक ही चीज को बोला जाता है, तो ये यहाँ पर इसमें देखते हैं कि वो अटरेंस को फोकस किया जाता है, मतलब एक ऐसा हमारे सामने सेंटेंस जो लर्नर है वो बोले जिसमें कोई भी तरीके की मिस्टेक नहीं हो। इसमें एरर्स को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाता है, जैसा आर्मी मेथड है, ठीक है।
स्ट्रक्चर्ड पैटर्न्स ऑफ लैंग्वेज आर टॉट बाय रिपीटिशन ड्रिल्स, बार बार चीजों को रिपीट करवाया जाता है और उन ड्रिल से सिखाया जाता है, ठीक है। द मेन फीचर ऑफ दिस मैथड इन्वॉल्व्स डायलॉग, डायलॉग का रिपीटेशन इसके अंदर होता है, ये बात याद रखें। स्पीकिंग एंड लिसनिंग आर सॉट बिफोर रीडिंग एंड राइटिंग, इसमें लिखने और साथ ही में पढ़ने से ज्यादा फोकस होता है किस तरीके से स्पीकिंग और लिसनिंग जो है वो आपकी अच्छे तरीके से डेवलप हो जाए। इट डिस्करेजेस द यूज ऑफ मदर टंग, मदर टंग को बिल्कुल भी इस्तेमाल ये नहीं करने देता है, ठीक है। अब ये आपके सामने कुछ ऑडियो लिंगुअल मेथड की ड्रिल्स होती हैं, ये कुछ टेक्निक्स होती है जिनका इस्तेमाल करके इस मेथड को इस्तेमाल किया जा सकता है। उसमें सबसे पहला होता है डायलॉग मेमोराइजेशन, रिपीटेशन ड्रिल होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ड्रिल होता है, चेन ड्रिल होता है, कंप्लीशन ऑफ डायलॉग ये ड्रिलिंग होती है, डिक्टेशन होता है, फ्लैश कार्ड्स जो है उनका इस्तेमाल होता है, बैकवर्ड बिल्डअप होता है और अल्फाबेट गेम्स और साथ ही में एक्सपेंशन ड्रिल्स, ठीक है। इन सारे ड्रिल्स को मैं एक बार थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। डायलॉग मेमोराइजेशन, दो जने बोल रहे हैं, उस डायलॉग को जो का तो आपको याद रखना है। रिपीटेशन, एक चीज का बार बार रिपीटेशन करना, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलना, डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर चेंज करना, ये हो जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। चेन ड्रिल्स मतलब एक पूरी चेन बनती है, एक अभ्यर्थी एक सेंटेंस बोलेगा, फिर दूसरा वो जो खत्म हो रहा है वहां से बोलेगा, इस तरीके की चेन जो है वो बनती जाती है, ठीक है। कंप्लीशन ऑफ डायलॉग, एक इनकम्प्लीट डायलॉग दे दिया जाता है, उसको पूरा करना होता है। डिक्टेशन मतलब टीचर बोल रहा है और बच्चा उसको क्या कर रहा है, डिक्टेट कर रहा है, लिख रहा है या फिर उसको समझने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। फ्लैश कार्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। बैकवर्ड बिल्डअप, एक बड़ा सेंटेंस को ये उसको छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर तोड़ दिया जाता है, इसके बाद उसको बोलने का प्रयास किया जाता है, ये बैकवर्ड बिल्डअप होता है। अल्फाबेट के गेम होते हैं। और एक्सपेंशन ड्रिल मतलब एक सेंटेंस जो है वो पूरा हो गया, अब उसको किस तरीके से आप आगे एक्सपैंड कर पाए, ठीक है। ये सारी जो है वो टेक्निक्स है जिनका इस्तेमाल होता है ऑडियो लिंगुअल मेथड के अंदर। अब इस मेथड की मेरिट्स की बात करें, क्या क्या इसमें अच्छाइयां हैं। अ लार्ज नंबर, है ना, ये ध्यान रखें यहाँ पे नंबर और होगा। A large number of learners can be taught through this method, इस मेथड से आप बहुत ज्यादा लर्नर्स को एक साथ पढ़ा सकते हैं। स्टार्टिंग विद ओरल एस्पेक्ट्स, क्योंकि पहले लिसनिंग और स्पीकिंग ही ज्यादा फोकस गेन करेगी। लेटर ऑन इट्स हेल्पफुल इन डेवलपिंग रीडिंग एंड राइटिंग, बाद में इससे रीडिंग और राइटिंग जो है उनको भी इंप्रूव किया जा सकता है। एम्फेसाइजिंग सेंटेंस प्रोडक्शन, साथ ही में सेंटेंस प्रोडक्शन जो है बच्चा कैसे सेंटेंस बनाए उसको एम्फेसाइज किया जाता है। कंट्रोल ओवर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के ऊपर भी कंट्रोल, जो सेंटेंस बताया जा रहा है उसी को बच्चा सीखने का प्रयास करेगा। एंड डेवलपमेंट ऑफ ओरल एबिलिटी, मतलब इसमें एक ही चीज ध्यान रखनी है कि स्पीकिंग और लिसनिंग जो है वो किस तरीके से डेवलप की जाए। मेजर फोकस जो है वो ऑडियो लिंगुअल मेथड का ये था और इसको लाने का उद्देश्य जो है वो भी यही था, ठीक है। अब इसकी डिमेरिट की बात कर ले, ये लोअर क्लासेस के लिए सूटेबल ज्यादा है, बाकी हायर क्लासेस के अंदर आप ऐसे बार बार रिपीटेशन कराएंगे तो बच्चा जो है वो उनको सहन नहीं करेगा। इट इज अ टीचर ओरिएंटेड मेथड, ये बात ध्यान रखें। इसमें क्या होता है कि टीचर जो है वही डोमिनेट रोल प्ले करता है, क्योंकि उसकी गाइडेंस में होता है सारा काम। बच्चा जो है वो अपने स्तर पे कुछ नहीं करता, जो उसको बताया जा रहा है उतना ही काम बच्चे को करना है। इट डिमांड्स मैनी टीचिंग एड्स, यहाँ पे बहुत सारे हमको सहायक सामग्रियों की आवश्यकता होती है टू क्रिएट रियल लाइफ सिचुएशंस। This method does not show learners the possibilities and limitation of the pattern they were practicing through drilling, मतलब एक पैटर्न अगर उसको बताया जा रहा है बच्चे को तो उसको इतना उसके प्रति हैबिचुअल करवाया जाता है, ठीक है, तो उसको एक तरीके से रटने वाला काम हो गया वो। अब ये नहीं पता है उस बच्चे को कि सर किस तरीके से इस पैटर्न की जो बताया गया हमें, कुछ जगह ऐसी भी है जहां पे इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ठीक है, उसकी लिमिटेशंस क्या क्या है उसके बारे में वो आइडिया जो है वो उसका प्रॉपर नहीं हो पाता, तो ये एक थोड़ा सा लिमिटेशन हो जाती है इसकी। ये मैंने बता दिया आपको, बोर्डम क्रिएट करता है, मतलब थोड़ा एक मोनोटोनस एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट होता है बार बार चीजों का अगर रिपीटेशन होता है तो, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अगले मेथड के ऊपर जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। इसको एक बार थोड़ा सा रीडिंग करें आप। देखिए इसको समझते हैं हम। सबसे पहला इस मेथड को डेवलप करने के अंदर जो सबसे बड़ा रोल है वो था पामर का, ठीक है। H.E. पामर इनका पूरा नाम है। इन्होंने क्या करा, एक टेबल बनाई। कुल कितनी टेबल बनाई थी इन्होंने स्टार्टिंग में? 100 सब्स्टिट्यूशन टेबल।
सब्स्टिट्यूशन का मतलब एक शब्द की जगह पे आप कोई दूसरा शब्द रख सकते हो, वैसे टेबल्स बनाई इन्होंने। विच कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिक्स ऑफ ग्रामर, जिसको हम ग्रामर के बेसिक्स के ऊपर क्लासिफाई कर सकते हैं कि कौन सा रूल पढ़ाने के लिए ग्रामर का हमको किस तरीके के एक सेंटेंस की रिक्वायरमेंट है और क्या क्या चीजों को सब्स्टिट्यूट वहां पे किया जा सकता है। ठीक है, इट केम एज अ रिएक्शन अगेंस्ट डायरेक्ट मेथड। ठीक है, ये किसके रिएक्शन में आया था? तो फिर डायरेक्ट मेथड के अगेंस्ट में ये आया था। विच रिमूव्ड सम ऑफ द शॉर्टकमिंग्स ऑफ द डायरेक्ट मेथड, जो डायरेक्ट मेथड की कुछ कमियां थी। कौन कौन सी कमियां? ऑनगोइंग यूज ऑफ मदर टंग, आप चाहे कितनी भी कोशिश करते थे लेकिन डायरेक्ट मेथड के अंदर भी कुछ जगह पे बच्चा जो है वो इसका इस्तेमाल कर लेता था मदर टंग का। इसके बाद इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर, ये इंडक्टिव मेथड का समर्थन नहीं करते हैं। ठीक है, जो सब्स्टिट्यूट मेथड है उसकी बात कर रहे हैं। और ओरल वर्क के ऊपर स्ट्रेस जो है बहुत ज्यादा न दिया जाकर कुछ स्ट्रेस जो है वो बच्चा रीडिंग और राइटिंग पर भी करे। जो स्ट्रक्चर से उनकी राइटिंग अगर हो जाएगी तो ये वाला काम भी आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो यहां पर भी जो यूनिट्स ऑफ टीचिंग है वो आपका सेंटेंस हो जाएगा। वन मॉडल सेंटेंस इज प्रेजेंटेड विच कंटेन द वर्ड और आइटम वी वांट टू टीच। एक सेंटेंस के अंदर वो सारी चीजें होगी जो हम पढ़ाना चाहते हैं। द वर्ड्स ऑफ मॉडल सेंटेंसेस आर सब्स्टिट्यूटेड बाय अदर वर्ड्स एक्सेप्ट द वर्ड विच वी वांट टू टीच। इसमें क्या होता है कि जो मॉडल सेंटेंस के जो वर्ड्स हैं उनके बाकी के जो वर्ड्स हैं उनको सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है बजाय उस वर्ड्स के जो हम पढ़ाना चाहते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा ये कैसे पढ़ाया जाता है इसके अंदर। सब्स्टिट्यूटेड वर्ड्स आर ऑफ सेम ग्रामेटिकल फैमिली, जो भी वर्ड्स सब्स्टिट्यूट किए जाते हैं वो एक ही फैमिली के होते हैं। ठीक है, मतलब उनका पार्ट ऑफ स्पीच एक ही होता है। तो अब इसमें देखना कैसे ये होगा, जैसे कि दी हाउ और पेन। अब मुझे पढ़ाना है, मानो पेन के बारे में पढ़ाना है। ठीक है, अब सबसे पहली बात तो मैं पढ़ाऊंगा इसमें पेन जो है वो क्या है? नाउन है। ये बात क्लियर? दे हैव अ पेन, मैंने ये बात बता दी। अब मैं क्या कर सकता हूं, क्या यहां पर मैं सब्जेक्ट को थोड़ा सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, इस हैव को सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं? तो कर सकता हूं। जैसे कि अगर मैं इसी को पास्ट में बोलूं और सब्जेक्ट चेंज कर लूं तो फिर शी हैड अ पेन। इसके बाद हम बोल सकते ही हैज अ पेन। तो आप पढ़ाना क्या चाहते थे? पेन को पढ़ाना चाह रहे थे। पेन तो यही का यही बना रहा, उसके साथ में आपने कुछ और वर्ड्स को सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, तो ये आपका हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये बात आपको याद में रखनी है। देखो ये है ना कि ये जो आज की क्लास है मैंने ये कोशिश करी है कि एक बार आपको सारे मेथड का ओवरव्यू दे दिया जाए, लेकिन अगर इसके बाद, क्योंकि इसमें डिटेल्स और भी हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि इसमें और डिटेल्स नहीं है, लेकिन अगर आपको वो पढ़नी है तो मुझे अगर कमेंट बॉक्स के अंदर अगर आप लिख के बता देते हैं कि सर हर मेथड का एक इंडिविजुअल अगर वीडियो हो जाता तो ज्यादा बेहतर हो जाता, तो फिर हम उसके ऊपर भी काम कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से तो ये जो जानकारी आपको दी जा रही है यहाँ पर, इसको आप एक बार पढ़ लें और उसके बाद इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं अगर उनको सॉल्व आप कर लेते हैं तो ये मेथड्स का काम आपका ओवर हो जाएगा। फिर आपको अनावश्यक और ज्यादा इनमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्क्स का वेटेज भी उतना यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अब प्रिकॉशंस क्या क्या रखने हैं, ध्यान रखना। जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस समय कुछ हमको सावधानियां रखनी है। वो कौन कौन सी है? दैट शुड नॉट बी वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन। ये बात ध्यान रखिए कि इसमें भी सेंटेंस जो है वो यूनिट रहेगा। वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन इसके अंदर बिल्कुल होना नहीं चाहिए। इट मीन्स कि ये हमको ट्रांसलेशन की परमिट देता है, लेकिन कब? जब हमको ऐसा लगे कि ये सूटेबल है, ये हमारे लिए उपयोगी हो सकता है इस पर्टिकुलर जगह पे ट्रांसलेशन करना, तो फिर वहां पर वो हम काम कर सकते हैं। A suitable reader should be used for model sentences. मॉडल सेंटेंसेस कहां से लिए जाएंगे? एक अच्छी रीडर जो है वो बच्चों को प्रोवाइड की जाए और वहां से अच्छे मॉडल सेंटेंसेस को लिया जाए। The learner should provide the word or word group which is to be substituted. जिन वर्ड्स का सब्स्टिट्यूशन किया जाना है उसकी लिस्ट जो है वो भी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड होती है। Teacher should allot enough time and practice to students for assimilating a new structure. एक स्ट्रक्चर को समझने के लिए, अच्छे तरीके से आत्मसात करने के लिए टीचर को जरूरत है कि वो बच्चे को पर्याप्त समय दे और बच्चे को पर्याप्त प्रैक्टिस भी अगर वो करवाता है तो फिर वो ज्यादा बेहतरी से बच्चा सीख पाएगा उसको। ओनली अनलिमिटेड वर्ड्स शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन द सब्स्टिट्यूशन टेबल। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा सेंटेंस आपने ले लिया और वहां पर एक ही सेंटेंस के अंदर आप 10 से 12 सब्स्टिट्यूशन अगर कर रहे हैं क्या, तो फिर वो बच्चे के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मतलब थोड़ा आसान सेंटेंसेस ले। मॉडल सेंटेंस का मतलब क्या होता है? एक ऐसा सेंटेंस जो आइडल सेंटेंस है
उस सेंटेंस का इस्तेमाल करते हुए बच्चा अन्य सेंटेंसेस जो है उनके ऊपर काम करना सीख सकता है। तो ऐसा नहीं हो कि बहुत ज्यादा ही आप अगर उसको कंटेंट एक ही सेंटेंस पे दे देते हैं तो वो भी बच्चे के लिए थोड़ी दिक्कत पैदा कर सकता है। ठीक है, अब इसके मेरिट की बात कर लेते हैं कि करेक्ट स्पीच हैबिट्स डेवलप करता है, क्योंकि इसमें भी पैटर्न प्रैक्टिस होती है एक तरीके से, और कमांड भी जो है वो ईडियम एंड फ्रेजेस के ऊपर अच्छी कमांड आपकी ये बना सकता है। ठीक है, जो आपके मुहावरे होते हैं जिनको हम हिंदी में बोलते हैं, लोकोक्तियां हैं आपकी। एज अ रिजल्ट मिस्टेक्स आर डिक्रीज्ड, इस वजह से क्या होता है, मिस्टेक्स जो है वो थोड़ी कम हो जाती हैं। इट्स एन इंटरेस्टिंग मेथड एंड प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज फॉर रीडिंग एंड राइटिंग, ये बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है क्योंकि इसमें एक तरीके से एक्टिविटीज का काम है ये, जब चीजों को अलग अलग तरीके से सब्सटीट्यूट कराया जाता है, बच्चा इस मेथड के अंदर बोर नहीं होता है। ठीक है, एडिक्वेट यूज ऑफ मदर टंग सेव टाइम, जब आप पर्याप्त यूज करते हैं मदर टंग का, मतलब जहां जहां आवश्यकता हो, या फिर आप इसको ये कह सकते हो कि आइडल यूज है ना, एडिक्वेट हटा के आइडल भी कर सकते हो, या फिर इसको जूडिशियस भी लिख सकते हो। यहां पे मदर टंग का अगर आप थोड़ा अच्छा इस्तेमाल करते हैं तो ये जो है वो बच्चे का समय बचा लेगा और टीचर का समय भी बचा लेगा। विदाउट क्रेमिंग ऑफ रूल्स, बिना नियमों को रटे स्टूडेंट्स कैन लर्न ग्रामर ऑफ लैंग्वेज, बच्चा ग्रामर जो है वो सीख सकता है किसी भी भाषा की बिना ग्रामर के रूल्स को रटे हुए। सब्सटीट्यूशन टेबल्स आर नोन फॉर सिस्टमेटिकल प्रेजेंटेशन ऑफ लिंग्विस्टिक मटेरियल, जब आपको लिंग्विस्टिक मटेरियल मतलब जो भाषा से संबंधित सामग्री है उसको सिस्टमेटिक तरीके से प्रेजेंट करना है तो वहां पर सब्सटीट्यूशन टेबल्स जो है वो बहुत ज्यादा उपयोगी साबित हो सकती। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं इसकी डिमेरिट्स की। इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू डेवलप लिंग्विस्टिक हैबिट्स, इसमें ध्यान रखना अगर आप एक एक स्ट्रक्चर को इस तरीके से बताएंगे तो इसमें समय ज्यादा लग जाएगा। इट लेज अ ग्रेटर स्ट्रेस ऑन ओरल वर्क देन ऑन रिटर्न वर्क, रिटर्न वर्क के ऊपर ध्यान कम होता है और ओरल वर्क के ऊपर ध्यान इसमें ज्यादा दिया जाता है। ऑल ग्रामेटिकल रूल्स आर नॉट एक्सप्लेन्ड इन दिस मेथड, इस मेथड के अंदर सारे ग्रामेटिकल रूल्स को मेंशन नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसके बाद इट्स नॉट एप्लीकेबल फॉर प्रोज पोएट्री एंड कंपोजिशन टीचिंग, ये बात याद रखें, जब आप इसमें गद्य पढ़ाते हैं, जब आप इसमें पद्य पढ़ा रहे हैं या फिर कोई रचना के बारे में पढ़ाते हैं तो उस समय ये नियम जो है वो ज्यादा आपके लिए आइडल साबित नहीं हो सकता। चिल्ड्रन लर्न आइसोलेटेड सेंटेंसेस और सीक्वेंस आर एब्सेंट, मतलब बच्चा एक सेंटेंस के ऊपर काम कर रहा है, उसके बाद में जो पैराग्राफ वाली जो हमारी लैंग्वेज होती है वो मिस होती है, मतलब एक सेंटेंस के ऊपर अगर बच्चा लगातार काम करते जा रहा है तो एक सीक्वेंस को मिस कर रहा है, मतलब आइसोलेटेड सेंटेंसेस को ही पढ़ता है इसमें बच्चा। ठीक है, तो ये बात भी आप थोड़ी सी याद में रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने मेथड्स पूरे हो जाते हैं और एक अप्रोच जो आपके सिलेबस में दे रखी है CLT कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, उसकी बात हम करेंगे। ये जो अप्रोच है वो किसके ऊपर फोकस करती है, तो बच्चा कम्युनिकेटिव जो है कॉम्पिटेंस किस तरीके से अपनी इंक्रीज करे, मतलब उसकी जो बोलने की क्षमता है, अपनी मैसेजेस को कन्वे करने की क्षमता, क्या उसके दिमाग में चल रहा है वो दूसरे को कैसे बता पाए। कम्युनिकेशन अगर बच्चा कर पाता है तो वो आपकी कौन सी अप्रोच हो जाएगी, और इसी के ऊपर पूरा फोकस होता है आपका CLT के अंदर कि किसी भी तरीके से एक अच्छा कॉम्प्रीहेंसिबल कम्युनिकेशन जो है वो बच्चा डेवलप करे टारगेट लैंग्वेज के अंदर। ये बहुत रिसेंटली डेवलप्ड अप्रोच है। बेसिकली इट इज एन एबिलिटी टू यूज द सेंटेंसेस वेयर एंड व्हेन, मतलब एक सेंटेंस का इस्तेमाल आप कहां पे कर सकते हैं और कब कर सकते हैं। आपने पैटर्न तो खूब कर ली, ड्रिलिंग खूब कर ली, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि किस तरीके के माहौल में कैसी बातें होनी चाहिए। ठीक है, तो ये होता है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, मतलब एक बच्चे के अंदर सारी स्किल्स होनी चाहिए, उसको लैंग्वेज का भी ज्ञान होना चाहिए, उसको ग्रामर का भी ज्ञान होना चाहिए, साथ ही में उसको आपके अलग अलग जो पैटर्न्स हैं सेंटेंसेस के उन सब चीज़ों का पता होना चाहिए। लेकिन अगर उसको ये नहीं पता कि अपनी बात को कैसे कहा जाए तो ये एक बड़ा बैरियर हो सकता है। तो इन्होंने कहा कि सारी चीज़ें ठीक है, अगर आप कहीं पर एक्यूरेसी आपके अंदर कम भी है तो भी चलेगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आप कम्युनिकेशन जो है वो किस तरीके से आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, ये उसके ऊपर फोकस करता है। सेंटेंस को कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, इसके बारे में बात करता है। ये जो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस है इसमें क्या क्या होता है, नॉलेज ऑफ रूल्स भी होता है, स्पीकिंग, उसके बाद नॉलेज ऑफ मेकिंग रिक्वेस्ट, अगर आपको कोई रिक्वेस्ट करना है,
तो उसके लिए आप किस तरीके के सेंटेंसेस का इस्तेमाल करेंगे, आपको रूल्स के बारे में भी पता होना चाहिए, स्पीकिंग के बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है। टीचर प्लेज द रोल ऑफ फैसिनेटर, इसमें क्या होता है, टीचर जो है वो फैसिनेटर का रोल प्ले करता है। मैं आपको कुछ जगह पे बता देता हूं, जैसे जीटी मेथड है, इसमें टीचर जो है वो क्या होता है, अथॉरिटी होता है, ठीक है। इसके बाद जो डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड में टीचर का रोल कौन सा होता है, पार्टनर का होता है। इसके बाद जो ऑडियोलिंगुअल मेथड है, इसमें टीचर का रोल होता है ऑर्केस्ट्रा लीडर का काम होता है, ठीक है इसमें। और वहीं पर अगर हम बात करें, ये जो आपका CLT है, इसमें टीचर का काम क्या होता है, ये फैसिनेटर होता है, मतलब ये कम्युनिकेशन को फैसिनेट करेगा, कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाएगा। ये सारे रोल हो गए आपके टीचर के, अलग अलग तरीके की अप्रोचेस और मेथड के अंदर एक टीचर क्या क्या काम करेगा। ये कम्युनिकेटिव करिकुलम जो है उसके आधार पे होता है, CLT उसके ऊपर बेस्ड होती है। इसमें जुडिशियस यूज, मतलब एक अच्छा आदर्श उपयोग किया जा सकता है मदर टंग का, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाए। मीनिंग इज पैरामाउंट, इस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर खूब सारे क्वेश्चंस बनाए जा चुके हैं अभी तक एग्जाम के अंदर। इसके अंदर मैसेज क्या है आपका, वो कन्वे करना सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, बजाय इसके कि वो आप कितना एक्यूरेट उसको बोलते हैं। अगर आप अपना मैसेज डिलीवर कर लिए, दैट इज फाइन। अब अगर कहीं पर एरर है तो उनको लेटर ऑन हम अच्छे तरीके से उनके ऊपर काम करके उनको इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। द टर्म कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस वाज फर्स्ट यूज्ड बाय डेल हाइम्स, ये बात याद रखें। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, ये जो टर्म है वो देने वाले विद्वान कौन थे, तो डेल हाइम्स जो है इनका नाम है, जिन्होंने ये कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस का टर्म दिया था। इंस्टीड ऑफ एक्यूरेसी, एक्यूरेसी की जगह पे फ्लुएंसी जो है उसको स्ट्रेस किया जाता है, मतलब बच्चा अच्छे से बोल पाए। स्टूडेंट्स एक्सप्रेस देयर आइडियाज थ्रू, ये अपने आइडियाज बच्चे कैसे बताते हैं, डिस्कशन से बताते हैं, डिबेट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, डायलॉग्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, और एक्टिविटीज का इस्तेमाल किया जा सकता है। रीडिंग एंड राइटिंग कैन बी स्टार्टेड साइमल्टेनियसली फ्रॉम द फर्स्ट डे इटसेल्फ, पहले ही दिन से आप रीडिंग और राइटिंग जो है उसको भी शुरू कर सकते हैं। सिमेंटिक एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज आर स्ट्रेस्ड, सिमेंटिक एस्पेक्ट कौन सा होता है, मतलब जो मीनिंग से रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट्स होते हैं उनको स्ट्रेस किया जाता है। कॉम्प्रीहेंसिबल प्रोनाउंसिएशन इज ऑब्जेक्टिव, मतलब ऐसा प्रोनाउंसिएशन जो आप समझ पाए, ठीक है। एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर समझ आ रहा है दैट इज फाइन। मतलब इसमें आप ये ध्यान रखें, ये चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है, मतलब गलतियां अगर हो रही है सो दैट इज ओके, कोई इशू वाली बात नहीं है, लेटर ऑन हम उनको इम्प्रूव करेंगे। लेकिन बच्चा मैसेज जो है वो उसको किस तरीके से थोड़ा अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पाए, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है, और साथ ही में इसमें कॉम्प्रिहेंसिबल प्रोनाउंसिएशन, मतलब जैसा भी बोल रहा है अगर आप समझ पा रहे हैं सो दैट इज फाइन, कोई इशू उस पर नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं, मतलब कौन कौन सी एक्टिविटीज का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ये चीज भी है। कुछ ग्रुप वर्क्स होते हैं इसमें, डायलॉग जो है डायलॉग्स को थोड़ा प्रमोट करते हैं हम, इसमें डिबेट को प्रमोट करते हैं, साथ ही में कोई अल्फाबेटिक गेम है तो वो भी यहाँ पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसके बाद जो रियल लाइफ सिचुएशन, रोल प्ले का काम इसमें हो सकता है, ये सारी चीजें यहाँ पे आ सकती हैं। स्टूडेंट स्टूडेंट इंटरेक्शन जो है वो आपका अच्छा बढ़ता है इसमें। स्टूडेंट्स अक्वायर फ्लुएंसी, फ्लुएंसी अक्वायर करता है बच्चा। एक्यूरेसी एंड अप्रोप्रिएटनेस, मतलब किस जगह पे आपको कौन सा सेंटेंस बोलना है, ये चीज आपकी यहाँ पे कवर होती है। इसमें अलग अलग तरीके के एक्सप्रेशन जो हैं वो आपके बताए जाते हैं, और इसमें क्रिएट्स इंटरेस्ट अमंग स्टूडेंट्स, ये बात याद रखें कि क्योंकि इसमें एक्टिविटीज का भरमार है एक्चुअली CLT, इस वजह से इसको स्टूडेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाते हैं और इंटरेस्ट भी इसमें काफी लेते हैं। इट इंकरेजेस स्टूडेंट टू कम्युनिकेट, इसमें बच्चा जो है उसको कम्युनिकेशन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि वो अपनी बात कम्युनिकेशन के थ्रू करे, ठीक है। अब सारी चीजें हैं, इसकी भी कुछ डिमेरिट्स हैं, अगर हमने सबका पढ़ा तो इसका भी देख लेते हैं। इसकी डिमेरिट्स क्या क्या है। ऑल स्टूडेंट्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन कम्युनिकेशन, क्योंकि सारे बच्चे एक्सट्रोवर्ट नहीं होते, कुछ बच्चे इंट्रोवर्ट भी होते हैं, वो बोलना पसंद नहीं करते उतना ज्यादा, तो फिर वो बच्चा जो है उस क्लास के अंदर उतना सहज महसूस नहीं करेगा। सेकंड,
इट इज समटाइम डिफिकल्ट टू अरेंज फेस टू फेस कम्युनिकेशन एंड डिस्कशन इन ओवर क्राउडेड क्लासेस। हमारे इंडिया के अंदर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि क्लासेस जो है वो मोस्टली ओवर क्राउडेड है, मतलब एक क्लास के अंदर जो आइडल रेशियो होना चाहिए टीचर स्टूडेंट का, कभी कभार उससे भी ज्यादा बच्चे जो है वो बैठते हैं। तो जब ऐसी चीज है तो फिर वहां पर इस तरीके के मेथड को इस्तेमाल करना संभव नहीं होता है, इस तरीके की अप्रोच, ठीक है। When once students are allowed to interact in mother tongue, अब इसमें क्या बोला है कि मदर टंग को आप इस्तेमाल कर सकते हैं जहां आवश्यकता हो। तो अगर बच्चे को आपने मदर टंग को यूज करने दिया तो फिर वो क्या हो जाएगा कि बार बार उसका मदर टंग से टारगेट लैंग्वेज के ऊपर स्विच करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। बायलिंगुअल मेथड का भी एक ये अपन कह सकते हैं कि थोड़ी सी शॉर्ट कमिंग हो सकती है, ठीक है। इट कांट बी इम्प्लीमेंटेड इन दोज कंट्रीज विच डोंट हैव बैकग्राउंड ऑफ इंग्लिश। भाई इसमें तो सीधी सी बात है कि आप शुरुआत में पहले दिन से ही आप इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे, ठीक है। तो वो देश जहां पर इंग्लिश का बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है वहां पर इस अप्रोच को इस्तेमाल करना कभी कभार थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी ये एक ऑप्शन भी दे रहा है कि अगर आप थोड़ा जुडिशियस यूज ऑफ मदर टंग अगर करते हैं सो दैट इज अलाउड। तो ये बात है, लेकिन फिर भी हम अगर डिमेरिट्स पढ़ रहे हैं तो हमको एक दो डिमेरिट्स जो है वो हर मेथड और हर अप्रोच की पढ़नी ही है, ठीक है। अब इसके बाद इसमें क्या क्या मेथड्स को अप्लाई करेंगे, आप किस तरीके से आप इसकी मदद से पढ़ा सकते हैं, तो उसमें क्या है, इट इज अ फंक्शनल एंड टास्क सेंटर्ड अप्रोच। ये बात ठीक है, मतलब इसको आप टास्क के आधार पे बच्चे को पढ़ाया जाता है, ठीक है। लैंग्वेज अगर कोई सेंटेंस है तो उसका फंक्शन क्या है बजाय उसका ग्रामेटिकल रूल क्या है, ठीक है। लर्नर्स आर प्रोवाइडेड डेली लाइफ रिलेटेड टास्क, मतलब उनकी जो दैनिक जीवन में कोई टास्क अगर आता है तो उसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे रोल प्ले, ठीक है। जैसे एक बच्चे को बोला आप जाओ एक शॉपकीपर के पास, ठीक है, तो ये आपका शॉपकीपर हो गया। शॉपकीपर से जाके अगर आपको कोई चीज परचेज करनी है तो आप कैसे बात करोगे, तो उसमें एक बच्चे को तो बना लिया शॉपकीपर और एक बच्चा जो है कोई खरीदने गया है तो उसको बना लिया हमने खरीदने वाला। तो वो दोनों जाके आपस में क्या बात करेंगे, तो ये रोल प्ले है, मतलब रियल लाइफ सिचुएशंस को वहां पे क्लास के अंदर इंप्लीमेंट करना। तो ये फंक्शनल है, टास्क सेंटर्ड है। इसके बाद लर्नर्स आर प्रोवाइडेड डेली लाइफ रिलेटेड टास्क, ये बात हो गई। द मैसेज इज प्राइमरी, एक्यूरेसी इज सेकेंडरी, जो बात आप करना चाहते हैं वो महत्वपूर्ण है बजाय उसके जो आप एक्यूरेट तरीके से उसको बोले। एक्यूरेसी जो है उसको बाद में इंप्रूव किया जा सकता है, सेकेंडरी है वो। पहला काम है आप मैसेज सही तरीके से कन्वे कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। मिनिमम यूज ऑफ ट्रांसलेशन इज अलाउड टू हेल्प लर्नर टू परफॉर्म टास्क, अगर उनको टास्क परफॉर्म करवाने हैं तो ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा अगर आप उनको मदर टंग का इस्तेमाल करने देंगे तो फिर बच्चा फिर उसी लैंग्वेज को के ऊपर ध्यान लगाने लग जाएगा। आप बच्चे को कोशिश करें कि जहां तक हो सके वहां तक वो उस लैंग्वेज का इस्तेमाल कम करे। आफ्टर कम्युनिकेशन रिटन टास्क आर टू बी कंप्लीटेड, जब कम्युनिकेशन पूरा हो जाता है इसके बाद बच्चे को क्या देना है, रिटन राइटिंग का जो टास्क है वो भी आप दे सकते हैं और देना ही है एक्चुअली। टीचर मस्ट सेट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन देयर टास्क, जो भी टास्क आपने दिया है उससे संबंधित क्वेश्चंस जो है वो बनाए टीचर अपनी ओर से। और पेयर वर्क एंड ग्रुप वर्क आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड, तो मतलब बच्चों को पेयर के अंदर दो दो जोड़े के अंदर उनको एक्टिविटीज जो है वो करवाई जाती है, ग्रुप वर्क जो है वो भी दिया जाता है। तो ये हो गया, CLT भी अपना यहाँ पे क्लियर होता है। तो देखो एक बात मैं आपको बता दूं, हमने कोशिश करी तकरीबन 1.5 घंटे के अंदर सारे मेथड्स और अप्रोचेस को पढ़ना। इट इज नॉट एन ईजी टास्क, मैं जल्दी भी चला हूँ, बहुत सारी चीज़ों को हमने, मुझे अगर ऐसा लग रहा था कि ये चीज़ हमारे काम की नहीं है, एग्जामिनेशन के अंदर नहीं पूछी जाएगी मेरे पर्सनल ओपिनियन से, तो मैंने उन स्लाइड से वहाँ पे उन चीज़ों को हटा दिया है, ठीक है। और कोशिश करिए कॉम्पैक्ट क्लास के अंदर, एक बहुत ब्रीफ क्लास के अंदर आपको एक अच्छा मेथड जो है जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड हो वो कैसे प्रोवाइड करवाया जाए। तो वो ये एक प्रयास था। ऐसा है कि मेरे दिमाग में ये प्लानिंग भी है कि अगर कल के बाद अगर मुझे आवश्यकता पड़ती है और स्टूडेंट्स का अगर इसमें ये कहता है कि सर हमको थोड़ा डिटेल्स क्लास जो है वो भी चाहिए, तो फिर हम वो कर सकते हैं कि एक एक मेथड के ऊपर 20-20, 25-25 मिनट थोड़ी बात करके हर एक मेथड को हम सही तरीके से डिटेल्स में अगर उसको समझ लें तो फिर वो काम भी हमारा अच्छे से हो सकता है, ठीक है। सो आई होप सो ये चीज़ें आपकी क्लियर हुई होंगी, और अगर क्लियर नहीं भी हुई है तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं कि सर हमको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई है, तो उनके ऊपर हम फिर और कुछ काम कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक और इन्फॉर्मेशन भी दे देता हूँ मैं, टीए में हमारा टेलीग्राम ग्रुप है इंग्लिश फॉर ऑल एग्जाम्स, आप इसको ज़रूर ज्वाइन करें क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी एडिशनल जानकारियाँ जो है वो भी मिलती रहती है। इंग्लिश फॉर ऑल एग्जाम्स आपके एग्जाम से रिलेटेड भी, और अगर आपका इंग्लिश बैकग्राउंड है तो फिर वो ग्रुप आपके लिए मस्ट है क्योंकि वहाँ पर आपको डेली वोकेब भी मिलता है, प्रैक्टिस से संबंधित क्वेश्चंस जो हैं वो भी मिलते रहते हैं। तो ये जो ग्रुप ज्वाइन करना है वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है।
तो साथियों मिलते हैं एक और नए वीडियो के अंदर, जहां पर हम और कुछ आपके टॉपिक्स हैं जो रीट मेंस के, इसको मैंने बताया था 3 क्लासेस के अंदर आपके जो टीचिंग ऑफ इंग्लिश है उसका पोर्शन पूरा करवा देंगे। अब अगली क्लास जो है हमारी वो इवेल्युएशन और साथ में आपके जो डिफिकल्टीज इन लैंग्वेज लर्निंग, ये जो 2 टॉपिक रहते हैं उसको अपन कवर करेंगे। सो धन्यवाद आप सभी का, फिर से मिलते हैं एक बार और नए लेक्चर के अंदर।